करेंगे अपन शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन जयपुर रियासत के अधीन था। ये किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ? जयपुर रियासत, यानी कि जो शेखावटी क्षेत्र है उस शेखावटी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? शेखावटी क्षेत्र। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आज जैसी स्थिति नहीं है। उस समय शेखावटी का जो क्षेत्र था वो कौन सी रियासत के अधीन आता था? जयपुर रियासत। तो अगर आपसे कोई बोले जयपुर रियासत के किसान आंदोलन बोले या शेखावटी के किसान आंदोलन बोले, एक ही बात है, चाहे जयपुर रियासत के किसान आंदोलन बोलो और शेखावटी, क्योंकि जयपुर रियासत में जो सबसे मेन किसान आंदोलन हुआ वो कौन सा है? शेखावटी। आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख जिलों को शामिल किया जाता है। आपका सीकर है, झुंझुनू है और इसके अतिरिक्त चूरू है। उस समय की स्थिति देखी जाए तो चूरू तो बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, परंतु जो सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र है वो जयपुर रियासत के अधीन था। किसके अधीन था? जयपुर रियासत के अधीन था। अब स्थिति क्या थी? मेनली जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है? शेखावटी में सीकर से हुई। सीकर एक ऐसा जिला था या ऐसा उस समय का ठिकाना था जो अर्ध स्वायत्त था। अर्ध स्वायत्त ये था कि जहां के ठिकानेदार के पास में कुछ प्रिविलेज थे, कुछ विशेषाधिकार थे, ये अपने मर्जी से कर को कम या अधिक कर सकते थे। जयपुर रियासत के साथ इनका समझौता था, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये ठिकाने के पास में कुछ खुद की शक्तियां भी थी, खुद के कुछ प्रिविलेज थे। तो ये शेखावटी जो किसान आंदोलन होगा उसकी शुरुआत हम कहां से मानेंगे? सीकर से। इसके अतिरिक्त झुंझुनू की अगर अपन बात करें तो झुंझुनू में भी कोई क्षेत्र था पंचपाणे। झुंझुनू के एक शासक हुए थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह। झुंझुनू के एक शासक थे जिनका क्या नाम था? शार्दुल सिंह। इन शार्दुल सिंह के बाद में ठीक है, तो शार्दुल सिंह की बात कर रहे थे। ये झुंझुनू के जो शासक थे शार्दुल सिंह, इन शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद में इनके 5 पुत्र हुए थे और उन 5 पुत्रों के बीच में जो झुंझुनू है ठिकाना, उसके क्षेत्र को बांट दिया गया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, आपस में 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। और वो 5 जो ठिकाने हैं छोटे छोटे, वो 5 ठिकाने ही क्या कहलाते हैं? वो 5 जागीरें ही क्या कहलाती है? पंचपाणे, जिनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो एक सवाल तो अपना ये तैयार हो गया कि वो 5 आपके जो पंचपाणे हैं वो कौन कौन से हैं। झुंझुनू के शासक शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद में जब उनके 5 पुत्रों में उन ठिकाने को, झुंझुनू ठिकाने को बराबर बराबर बांट दिया गया, तो वो जो 5 कौन कौन से जागीरें हैं, जो लगभग आप ये मान लो कि वो शेखावटी क्षेत्र की, शेखावटी जो क्षेत्र है उस शेखावटी क्षेत्र का लगभग 75% इन 5 जागीरों में आ जाता था। और ये जो जागीरें हैं उनमें मंडावा है, मलसीसर है, एक आ जाएगा डूंडलोद है, डूंडलोद, एक आपका नवलगढ़ है और एक बिसाऊ है। ये कई बार सवाल पूछा गया है। इनमें से 3 तो इन ऑप्शन में से दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा, जैसे अल्सीसर दे देगा या कोई पीपासर, इस टाइप के नाम आपको दे देगा, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको ये याद रखना है, मंडावा, मलसीसर, डूंडलोद, नवलगढ़ और बिसाऊ। तो अपन जो शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ेंगे उसमें अपन सीकर की बात करेंगे और झुंझुनू की बात करेंगे। आई बात समझ में? जयपुर रियासत के अधीन होने वाले किसान आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? शेखावटी किसान आंदोलन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू। सीकर, चूरू, झुंझुनू जिसको अपन कहते हैं। इसमें सीकर और झुंझुनू उस समय जयपुर रियासत का हिस्सा था और चूरू जो वर्तमान चूरू है वो बीकानेर रियासत के अधीन आता था। अब शेखावटी क्षेत्र में अपन एक तो सीकर में किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे और एक पंचपाणे में किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे। पंचपाणे क्या है? झुंझुनू ठिकाने का वह क्षेत्र जो शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद उनके 5 पुत्रों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बराबर बराबर बांटा गया, उन जागीरों को क्या कहा जाता था? पंचपाणे। शेखावटी का जो जागीर क्षेत्र था, हर रियासत जो होगी उसमें कुछ भूमि खालसा भूमि होगी, कुछ भूमि जागीर भूमि होगी। तो जो शेखावटी क्षेत्र की जो जागीर भूमि थी, उस जागीर भूमि का अधिकांश क्षेत्र जो होता है इन 5 जागीरों में आया। इनके अधीन छोटे छोटे गांव बने हुए थे, छोटे छोटे और ठिकाने थे। तो बड़े ठिकाने कौन से? मंडावा, मलसीसर, डूंडलोद, नवलगढ़ और बिसाऊ। यहाँ तक एकदम क्लियर है? सर ये शार्दुल सिंह बीकानेर वाले हैं ना? नहीं, ये शार्दुल सिंह झुंझुनू के राज्य में।
ठीक है, वो बीकानेर वाले शार्दुल सिंह नहीं है, वो बीकानेर वाले शार्दुल सिंह तो बहुत बाद में आएंगे, आपने देखा है। वो तो ठीक अपन बात करेंगे 1943 के बाद में, 1943 के बाद में जब गंगा सिंह जी की मृत्यु हुई उसके बाद जो आते हैं वो बीकानेर। अपन बात कर रहे हैं 1730 की। किसका? शेखावटी क्षेत्र का सन तो अभी आगे आएगा। शेखावटी क्षेत्र तो स्टार्ट होगा 1922 से शुरू होगा ये किसान आंदोलन, और ये किसान आंदोलन 1947 तक चलेगा। इसके अंदर बहुत सी घटनाएं अपन पढ़ेंगे। तो 1922 से वो कौन से टाइम का है? वो 1730 की बात है। 1730 के आसपास में शार्दुल सिंह की जब डेथ हो जाती है तो उनके बेटों के बीच में जब रियासत को बांट दिया जाता है, ठिकानों को बांट दिया जाता है, तो वो जो 5 ठिकाने वो पंच पाने कहलाते थे। वो झुंझुनू की बात है, वो शार्दुल सिंह बीकानेर के, वो अलग है। क्लियर? अब बात आती है 1922 से लेकर 1947 तक ये किसान आंदोलन चल रहा है। पहली बात आती है अपने पास में कि यहाँ पर जागीरदार कैसे थे। शेखावटी क्षेत्र में जो जागीरदार थे वो क्या क्या कहलाते थे? शेखावत राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? शेखावत राजपूत थे। यानी ये कछवा वंश की ब्रांच है, कछवाहा वंश की शाखा है। कछवा वंश ने कहां शासन किया? आमेर यानी जयपुर में शासन किया। और अपन क्या बोल रहे हैं? शेखावटी क्षेत्र कौन सी रियासत के अधीन था? जयपुर रियासत के। तो इन्हीं कछवा वंश में एक राव शेखा हुआ था, उन शेखा के वंशज जी क्या कहलाए? शेखावत। तो यहाँ जागीरदार कैसे कहलाएंगे? शेखावत। अपन ने बात करी थी बिजोलिया में जागीरदार कैसे थे? परमार थे। और बेगू में जागीरदार कैसे थे? चुंडावत थे। आई बात समझ में? और यहाँ पर जागीरदार कैसे आपके? शेखावत थे। क्लियर? अब बात आती है यहाँ किसान कैसे? अधिकांश यहाँ जो किसान थे वो कैसे थे? जाट जाति के। जाट जाति के यहाँ पर क्या थे? किसान थे। कौन सी जाति के थे? जाट जाति के किसान। तो दो बातें अपने क्लियर होती है। अपन ने बिजोलिया में भी धाकड़ जाट जाति के किसानों की चर्चा की, अपन ने बेगू में भी धाकड़ जाट जाति के किसानों की चर्चा की, अपन ने बूंदी या बरड़ में गुर्जर जाति के किसानों की बात करी, अपन ने अलवर के नींबू चाणा में अपन ने बात करी राजपूत जाति के किसानों की, और अपन ने मेव आंदोलन में मेव मुसलमान किसानों की बात करी। अब अपन चर्चा कर रहे हैं कौन से? शेखावटी के, जहाँ पर कौन से किसान है? जाट जाति के किसान। यहाँ तक एकदम क्लियर होता है। अब हुआ क्या? देखो आगे यहाँ क्या होता है। देखो, किसानों में सर्वप्रथम इस क्षेत्र में जो जन जागृति की, किसानों में सर्वप्रथम जन जागृति करने का कार्य किया गया। जन जागृति का जो कार्य है, किसानों में सर्वप्रथम जन जागृति का जो कार्य किया गया वो किसके द्वारा किया गया? जन जागृति का जो कार्य किया गया उस संस्था का नाम है अमर सेवा समिति। क्या नाम है? अमर सेवा समिति। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि शेखावटी क्षेत्र में सबसे पहले किसानों को जागृत करने का काम किसके द्वारा किया गया, तो उस संस्था का क्या नाम है? अमर सेवा समिति। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अभी तक किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, अभी मैं किसान आंदोलन से पहले की बात बता रहा हूँ, 1922 से पहले की, कि किसानों में जन जागृति अमर सेवा समिति ने की। और ये अमर सेवा समिति ने कब की जन जागृति? 1918 में। इस समिति का गठन कब हुआ? 1918 में। और किसके द्वारा हुआ? इसका संस्थापक कौन है? स्थापना इसकी किसने की? स्थापना करने वाले का नाम है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इन्हीं को क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। इन्होंने झुंझुनू क्षेत्र में इसका क्या कर दिया? गठन कर दिया। आई बात समझ में? झुंझुनू क्षेत्र में इनका क्या कर दिया? गठन कर दिया। ध्यान से समझना, किसानों ने सर्वप्रथम, जो किसानों में सबसे पहले जागृति का जो काम किया वो कौन सी संस्था ने किया? अमर सेवा समिति। और ये अमर सेवा समिति का गठन 1918 में किया गया। और इसकी स्थापना किसने की? मास्टर प्यारेलाल ने इसकी क्या करी? स्थापना कर दी। इन मास्टर प्यारेलाल को क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। और इन्होंने झुंझुनू क्षेत्र में इसकी क्या कर दी? स्थापना। अब ये जो संस्था है अमर सेवा समिति, ये क्या क्या काम कर रही है? ये अमर सेवा समिति जो है वो सामंती व्यवस्था का विरोध कर रही है। कौन सी व्यवस्था का विरोध कर रही है? सामंती व्यवस्था का विरोध। दूसरा ये क्या कर रही है? ये किसानों में जन जागृति ला रही है, किसानों में जागृति का काम कर रही है। तीसरा ये क्या कर रही है? तीसरा ये कर रही है कि जो अकाल पड़ते थे उस अकाल कार्य में, अकाल काल में राहत कार्य कर रही है। और चौथा एक इंपॉर्टेंट और नोट में याद रखना कि इस समिति ने, अमर सेवा समिति ने
1920 के असहयोग आंदोलन, किसने चलाया था असहयोग आंदोलन? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में भी क्या लिया है? भाग लिया। आई मेरी बात समझ में? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? जयपुर रियासत के अधीन शेखावाटी किसान आंदोलन 1922 में शुरू हुआ है, 1947 तक ये आंदोलन चलेगा। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू और झुंझुनू 3 जिलों की अपन बात करते हैं, जिसमें से सीकर और झुंझुनू उस समय जयपुर रियासत का क्या होते थे? हिस्सा होते थे। सीकर जो है जहां से ये आंदोलन की शुरुआत होती है, और झुंझुनू के जो पंचपाण है वहां पर भी आंदोलन ये होता है। और उन पंचपाणों के नाम क्या क्या बता दिए मैंने आपको? मंडावा, मलसीसर, बिसऊ हो जाएगा, ढूंढलोर और नवलगढ़। ये भाई कई बार पूछा गया पंचपाणों से रिलेटेड सवाल कि पंचपाणों का संबंध कहां से? झुंझुनू से है। कौन कौन से हैं नाम आपको याद रखना। क्लियर है? अब जब ये आंदोलन हो रहा है तो एक तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जाति के किसान कर रहे हैं? जाट जाति के किसान। और कौन से जागीरदारों के विरुद्ध कर रहे हैं? तो शेखावत जाति के जागीरदारों के विरुद्ध एक किसान आंदोलन हो रहा है। किसान आंदोलन से पहले की स्थिति की किसानों को उनके हक के बारे, अभी तक किसानों को यही नहीं पता हमारे हक क्या है। किसान क्या कर रहा है? राजा की एक रियासत है, उस रियासत में राजा बैठा है, राजा ने अपनी भूमि को जागीरदारों को दे रखा है, जागीरदार किसानों से टैक्स लेते हैं, कुछ टैक्स अपने पास रखते हैं, बाकी जागीरदार को राजा को देते हैं, और राजा उस टैक्स का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देता है। मतलब एक क्रम चला आ रहा है। किसानों को पता ही नहीं है कि उनका क्या अधिकार है। किसान बस खेती कर रहे हैं, और भूमि किसकी है? जागीरदार की। और जागीरदार किसको रिपोर्ट कर रहा है? राजा को। राजा किसको रिपोर्ट कर रहा है? अंग्रेजों को। लेकिन खेती कौन कर रहा है? किसान। तो उनमें जन जागृति लाने के लिए एक अमर सेवा समिति का गठन किया गया 1918। कई पुस्तकों में इसके गठन वर्ष जो है 1922 भी बताया गया, लेकिन 1918 याद रखना। आई बात समझ में? ये अमर सेवा समिति की स्थापना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने करी। इसके लिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को गिरफ्तार कर दिया। किसने गिरफ्तार कर दिया? खेतड़ी एक जगह है झुंझुनू में, और खेतड़ी के राजा का नाम था अमर सिंह। इस अमर सिंह ने इनको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। 23 दिन तक इनको जेल में रखा गया, और उसके बाद में चांदकरण सारदा एक नेता थे, इनका नाम पढ़ेंगे जब अजमेर और मारवाड़ किसान आंदोलन की बात। चांदकरण सारदा के कहने पर इनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। आई बात समझ में? तो ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, ये बहुत बार पूछा गया सवाल, किसे चिड़ावा का गांधी कहा जाता है? चिड़ावा क्षेत्र भी झुंझुनू में ही पड़ता है, खेतड़ी जागीर का ही हिस्सा हुआ करता था, और चिड़ावा का जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। अब ये संस्था करती क्या थी? एक तो सामंती व्यवस्था का विरोध करती थी, जो जागीरदारी व्यवस्था थी, जो अधिक कर लिया जा रहा था उसका विरोध करती थी। दूसरी बात आती थी किसानों में जागृति का काम कर रही थी। तीसरा, अकाल के समय किसानों को राहत पहुंचाने के काम करती थी। और एक इंपॉर्टेंट है कि इस संस्था ने महात्मा गांधी के 1920 के असहयोग आंदोलन में भी क्या लिया है? भाग लिया। आई बात समझ में? अभी तक मैंने किसान आंदोलन शुरू नहीं किया है, अभी तक क्या है सिर्फ उसकी पहले की रूपरेखा बता रहे हैं। अब एक और चीज कि ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। अब इसके कारण पर चर्चा करते हैं। इसके कारण क्या है? एक दो कारण तो कॉमन है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए तो एक तो लिख देना, अधिक भू राजस्व, ये तो रहेगा। लैंड रेवेन्यू जो था वो बहुत ज्यादा था। एक कुछ याद नहीं आया तो बेगार, तो अधिकांश रियासतों में, अधिकांश जागीरों में क्या लिया जा रहा था? बेगार। बार बार बता रखा है बेगार क्या होता है। बेगार का मतलब है जब बिना शुल्क के, बिना वेतन के किसी से मुफ्त में कार्य कराया जाता है तो उसे बेगार कहते हैं, बिना वेतन के। और दूसरा भू राजस्व, यानी कि भूमि पर जो रियासत होती थी, जो ठिकाना होता था, जो जागीर होती थी, वो कुछ हिस्सा जो लेती थी, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व। ये भी ठीक है। दूसरा, यहाँ एक समस्या थी कि जातीय भेदभाव बहुत था, यानी कि जो सामंत थे उनमें और किसानों में जातीय भेदभाव जो था, वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा था। जातीय भेदभाव ये आपको एक तो याद रखना है, जो अलग है यहाँ पर। एक अलग चीज है यहाँ पर, वो है ज़कात कर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़कात कर आपको याद रखना है। क्या होता था ज़कात कर? ध्यान से समझो। मान लो ये शेखावाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र में कोई किसान है। अब उस किसान ने फसल बोली, अपना जागीरदार को उसका हिस्सा दे दिया, उसका खुद का जो हिस्सा बचा, उस हिस्से को उसने शेखावाटी में बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे अच्छे मूल्य नहीं मिले, तो वो शेखावाटी क्षेत्र से बाहर गया और मान लो वो मारवाड़ आया, मारवाड़ के अंदर उसने अपनी फसल को बेच दिया, अपने अनाज को बेच दिया। या फिर इस क्षेत्र में वो खेती कर रहा है और उसको अच्छा बीज नहीं मिल रहा है, और वो बीज लेने किसी शेखावाटी से बाहर किसी भी दूसरे क्षेत्र में वो चला गया।
अब वो चला गया, या तो बीज लेकर वापस आया या अपनी फसल बेचकर आया, तो उसको ठिकाने को, जागीर को क्या देना पड़ेगा? एक कर देना पड़ेगा। उस कर को क्या कहते थे? ज़कात। अब देख लो, खेती कर रहा है, जागीर को उसका हिस्सा दे दिया है, उसके बाद में वो जो किसान के पास में बचा है, या अपने अनाज के लिए, वो बीज के लिए बाहर जा रहा है और फसल बेचने के लिए बाहर जा रहा है, उस पर भी उसको एक टैक्स देना पड़ रहा है। उस टैक्स को क्या कह रहे हैं? ज़कात। इसके विरोध में एक आंदोलन भी चला था, नोट में याद रख लेना। एक आंदोलन चला जिसका नाम आता है शेखावाटी ज़कात आंदोलन। तो कई बार पूछा जाता है शेखावाटी ज़कात आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? तो उसका नाम है नरोत्तम लाल जोशी। नरों में जो उत्तम है, नरोत्तम लाल जोशी, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं नरोत्तम लाल जोशी, और इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में ज़कात आंदोलन चलाया। तो पहला सवाल तो ज़कात आंदोलन क्या है? जब वो शेखावाटी क्षेत्र का किसान शेखावाटी क्षेत्र से बाहर जाकर अपनी फसल बेचता था, या फिर कोई अनाज या बीज या यूरिया, खाद इत्यादि कुछ भी लेकर आता था बाहर से, तो उस पे उसको जागीर को एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को क्या कहते थे? ज़कात टैक्स कहते थे, ज़कात कर कहते थे। और वो कर जो है उसके विरोध में शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी ज़कात आंदोलन किसने चलाया था? नरोत्तम लाल जोशी ने। तो पहला कारण अधिक भू राजस्व, बेगार प्रथा, जातीय भेदभाव, ज़कात कर। एक आपको पता ही है भूमि मापन का लाटा कूटा व्यवस्था। इस लाटा कूटा व्यवस्था को शेखावाटी क्षेत्र में लुटेरी व्यवस्था भी कहते थे। लुटेरी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था कहते थे? लुटेरी व्यवस्था। इसके अलावा और छोटे मोटे कारणों में आप और क्या लिख सकते हो? तो एक लिख सकते हो अनुचित भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त यहाँ सही नहीं था, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। भूमि बंदोबस्त यहाँ सही नहीं है, क्या क्यों गड़बड़ करी उन्होंने भूमि बंदोबस्त में, उसकी चर्चा करेंगे। एक ज़रीब फीता होता है, उसकी बात करेंगे अपन। ज़रीब फीता, भूमि मापन का एक फीता होता है, उसके आगे अपन चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना। टैक्स ज्यादा सब जगह ले रहे थे, तो लैंड रेवेन्यू ज्यादा है, बेगार ले रहे हैं उनसे, ज़कात कर ले रहे हैं। ज़कात कर एक तो याद रखना क्या है? शेखावाटी क्षेत्र से बाहर फसल बेचने पर या वहां से कोई खाद बीज लाने पर जो कर देना पड़ता था उसे ज़कात कर। शेखावाटी ज़कात किसान आंदोलन किसने चलाया था? तो नरोत्तम लाल जोशी ने चलाया था। इसके अलावा अनुचित लैंड रेवेन्यू, भूमि बंदोबस्त है, लैंड सेटलमेंट जिसको कहते थे। भूमि बंदोबस्त में एक ज़रीब फीता होता था, यानी भूमि को मापने का, उसमें इन्होंने गड़बड़ कर दी। शेखावाटी वाले बदमाश थे, जागीरदार भी बदमाश और किसान भी यहाँ के लेवल के। आप किसानों को भी देखोगे ना, यहाँ के किसान सबसे हटके। तो ये अपन देखेंगे अनुचित भूमि बंदोबस्त, जिसमें अपन ज़रीब फीता के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या गड़बड़ करी जागीरदारों ने, उसके बारे में चर्चा। एक लाटा कूटा व्यवस्था आप सब जानते हो कि अनुमान के आधार पर खड़ी फसल पर जो राजस्व लिया जाता था, उस व्यवस्था को लाटा कूटा व्यवस्था या लुटेरी व्यवस्था। और एक जो था वो कैसा भेदभाव था? जातीय भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। यहाँ क्लियर? अब बात करते हैं अपन आगे। अब आंदोलन शुरू हो रहा है, पहले आपने उसकी थोड़ी परिपाटी देखी। शेखावाटी से आजकल एग्जाम में खूब सवाल आते हैं, और उसमें 3 सवाल तो बहुत फेमस है, 3 सम्मेलनों से या 3 कांड बोल लो जिसको आप, कटराथल सम्मेलन से, एक कूदन हत्याकांड से, और एक जयसिंहपुरा हत्याकांड से। इन तीनों से तो बहुत सारे सवाल आते हैं शेखावाटी क्षेत्र के, तो ध्यान से समझते जाना। आंदोलन की शुरुआत हुई है 1922 में। अगर आपसे पूछे कि शेखावाटी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, तो 1922 से, और इसका श्री गणेश कहां से हुआ है? सीकर से। कभी भी पूछ लिया जाए कि शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू कब हुआ है, तो 1922, और कहां से हुआ? सीकर। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। सीकर में एक राजा हुआ, जागीरदार हुआ, उसका नाम था राव राजा कल्याण सिंह। ध्यान से सुनना, बड़ा टैलेंटेड, ये भी आदमी बड़ा खिलाड़ी आदमी है। देखना, ये राव राजा नया राजा बना। इसके पिता माधो सिंह की मृत्यु हो गई। इनके जो पिता थे माधो सिंह, उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो ठिकानेदार क्या रखता था? मृत्यु भोज रखता था। उनके दाह संस्कार पे खर्चा आता था, और नया जो ठिकानेदार होता था उसका तलवार बंदई का कार्यक्रम होता था, जिसको गद्दी नशीनी, यानी कि जो राज तिलक होता है ना, गद्दी पर बैठते हैं ना, उसका एक कार्यक्रम होता था। तो इसने बोला कि मेरी तलवार बंदई में, मेरे गद्दी नशीनी में, और मेरे पिता के दाह संस्कार में और मृत्यु भोज पे बहुत सारा खर्चा हो गया कि भाई। तो बोले, अब किसानों को बोला कि तुमसे ये खर्चा मैं वसूल करूंगा, तो मैंने जो कर है उस कर में 25 से लेकर 50% तक क्या कर दिए? वृद्धि कर दी, पर ये मैं कर तुमसे 1 साल तक ही लूंगा। क्या बोला किसानों को?
एक साल तक मैं तुम्हारे टैक्स में 25 से लेकर 50% तक क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। किसानों ने जैसे तैसे बोला चलो भाई एक साल तो निकल ही जाएगा, लेकिन इसने क्या किया 1922 में तो ये टैक्स लिया, जैसे ही 1923 आया इन्हीं बढ़ी हुई दरों से टैक्स लेने लगा। किसान बोला कितने, ये तो गलत है ना, आपने एक साल का आश्वासन दिया था, अब दोबारा क्यों लेने आए, यहाँ कैसे आ गए। जब ये किसानों ने बोला तो यशवंत बोला मैं तो वसूल करूंगा। अब किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और आंदोलन शुरू करने के लिए सबसे पहले किसान इसकी शिकायत लेकर कहां पहुंचे, किसान इसकी शिकायत लेकर पहुंचे जयपुर महाराजा के पास। कहां पहुंचे, जयपुर महाराजा। जयपुर महाराजा ने बोला ठीक है भाई ऐसी समस्या। अब स्थिति क्या है पता है, सीकर कैसा है, एक अर्ध स्वायत्त ठिकाना है। अर्ध स्वायत्त ठिकाना क्या होता है, जिसमें ठिकानेदार के पास विशेषाधिकार होते हैं। क्या होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, मतलब वो कर को अपने अनुसार क्या कर सकता है, तय कर सकता है। तो सीकर कैसा ठिकाना है, अर्ध स्वायत्त ठिकाना है, जहां पर उसके पास में ठिकानेदार के पास में कुछ प्रिविलेज है, कुछ विशेषाधिकार है। तो जयपुर महाराजा के उन पर इतना दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक समझौते से जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, जयपुर महाराजा ने एक राजस्व मंत्री को भेजा, राजस्व मंत्री जो उस समय महकमा खास का क्या था, अध्यक्ष था, महकमा खास का अध्यक्ष था, जिसका नाम था R.I. ग्लेंसी। इस R.I. ग्लेंसी को कहां पर भेजा गया, इस R.I. ग्लेंसी को सीकर भेजा गया। इस R.I. ग्लेंसी ने बोला कि आप जो कर ले रहे हो वो पुरानी दरों पे ले लो। किसको बोला, राव राजा कल्याण सिंह को बोला। लेकिन राव राजा ने बोला नहीं, मैं तो लूंगा नई दरों, जो मैंने लगाई है ना नई दरें, जो बढ़ी हुई दर है उस पर ही टैक्स लूंगा। थोड़े समय तक किसानों ने देखा कि जयपुर महाराजा कुछ मान ले, कुछ बात बन जाए, दोबारा ग्लेंसी के पास में गए कि सब आपने उनको बोला था कि कम दरों पर कर ले लो, लेकिन उन्होंने तो आपकी बात नहीं मानी। फिर इन्होंने भी इनकी सुनवाई बंद कर दी। अब किसानों के पास में कोई चारा नहीं बचा और किसान कहाँ चले गए। उस समय राजस्थान में एक संघ चल रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा था किसान आंदोलन में। कौन बताएगा क्या नाम था, राजस्थान सेवा संघ। अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समय भी बात करी, बेगू किसान आंदोलन के समय भी बात करी, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन के समय भी बात करी, अलवर के नीबूचना किसान आंदोलन के समय भी बात करी। सभी किसान आंदोलनों में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक संस्था जुड़ी हुई है जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। अपन ने विजय सिंह पटेल, राम नारायण चौधरी जैसे नेताओं की बात करी जो राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। आई बात समझ में। तो हुआ क्या, ये पूरी स्टोरी समझ में आई। 1922 में सीकर के अंदर ये किसान आंदोलन शुरू होता है। शुरू क्यों होता है कि सीकर के ठिकानेदार थे, सीकर एक अर्ध स्वायत्त संस्था, सीकर के ठिकानेदार माधो सिंह की डेथ के बाद में नया राजा कौन बना, नया जागीरदार कौन बना, राव राजा कल्याण सिंह। इसने शासक बनते ही करों में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। और कारण क्या बताया कि भाई मेरे तलवार बंधाई में, मेरी गद्दी पर बैठने में, गद्दी नशीनी में, इसके अलावा माधो सिंह के जो है दाह संस्कार में या माधो सिंह के मृत्यु भोज में जो खर्चा आया है, उस खर्चे के कारण एक साल के लिए मैं ये टैक्स बढ़ा रहा हूँ। आश्वासन दिया कि अगले साल मैं बंद कर दूंगा। लेकिन जब 1923 में भी बढ़े हुए दर से कर वसूला तो किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन तीव्र कर दिया। और किसान कहां पर चले गए इसकी शिकायत लेकर, जयपुर महाराजा। उस समय जयपुर में महाराजा थे मान सिंह सेकंड, नए नए महाराजा बने थे। 1922 में माधो सिंह सेकंड की डेथ हुई थी और मान सिंह सेकंड नए नए से महाराजा बने थे। तो मान सिंह जी के पास जाते हैं, बोलते हैं मान सिंह जी को। मान सिंह जी वहां का एक राजस्व मंत्री या वहां का एक संस्था है महकमा खास, उसके अध्यक्ष R.I. ग्लेंसी को भेजते हैं। ग्लेंसी के ने कहा कि पुराने दर पर टैक्स वसूल लो, लेकिन सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने पुराने दर पर टैक्स वसूलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। आई बात समझ में। यहाँ किसानों की दाल नहीं गली तो फिर किसान कहाँ गए, किसान कहाँ पर गए, किसान चले गए राजस्थान सेवा संघ के पास। राजस्थान सेवा संघ, देखो स्टोरी को ध्यान से समझ लो, स्टोरी से ही काफी काम हो जाएगा। बीच में जो फैक्ट है वो याद रख लेना। तो राजस्थान सेवा संघ के पास में गए। राजस्थान सेवा संघ में इनको दो लोगों ने समर्थन दिया। एक का नाम है राम नारायण चौधरी। ओवरऑल राजस्थान सेवा संघ पूरा समर्थन दे रहा है, लेकिन दो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, एक तो राम नारायण चौधरी और दूसरा कौन है, हरि ब्रह्मचारी। आई बात समझ में, ये दो नाम याद है। कहां पर चले गए किसान, इनके पास में, राजस्थान सेवा संघ के पास। नेतृत्व करने कौन आ गया, राम नारायण चौधरी और हरि
ये राम नारायण चौधरी आप देखो बिजोलिया में भी नेतृत्व, मतलब पीछे से नेतृत्व कर रहा है, मेन नेतृत्व विजय सिंह पटेल कर रहे हैं, लेकिन उससे भी जुड़ा हुआ बेगू में तो ये एकदम क्लियरली यही नेतृत्व कर रहा है। बेगू और बिजोलिया से ही यहाँ पर भी आता है, ये शेखावाटी क्षेत्र का ही था, तो इस शेखावाटी क्षेत्र को इसने अपनी कार्य क्षेत्र बनाया। और ये जो है ना राम नारायण चौधरी, इन्होंने एक समाचार पत्र के संपादक थे, तरुण राजस्थान के क्या थे, संपादक थे, और राजस्थान सेवा संघ के क्या थे, ये मंत्री थे। राजस्थान सेवा संघ के क्या थे, मंत्री थे, और तरुण राजस्थान के ये क्या थे, संपादक थे। तो अब इन्होंने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किस माध्यम से किया, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन को क्या कर दिया, फेमस कर दिया। इसके लिए एक ऐसा वातावरण बना दिया, जो अभी तक दबा हुआ आंदोलन था, उस आंदोलन को इन्होंने, राम नारायण चौधरी ने आते ही अपने समाचार, इसके एडिटर थे खुद ही ये तरुण राजस्थान के, तो तरुण राजस्थान के माध्यम से शेखावाटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन को सुर्खियों में लेकर आ गए। रोज अखबारों में शेखावाटी किसान आंदोलनों की खबर छपने लगी। खुद ने अपना कार्य क्षेत्र यही बना दिया। इनके सहयोगी हरि ब्रह्मचारी, अब यह आदमी इतना खुराफाती कि इन्होंने न केवल यहाँ बल्कि लंदन में एक समाचार पत्र छपता था जिसका नाम था डेली हेराल्ड। क्या समाचार पत्र का नाम है? डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र है। और ये डेली हेराल्ड समाचार पत्र कहाँ पर छपता था? ये छपता था लंदन के अंदर। इस समाचार पत्र का नाम क्या है? डेली हेराल्ड। और ये प्रकाशित कहाँ से होता था? लंदन से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? लंदन से। इन्होंने अपने लेख लिख कर शेखावाटी किसान आंदोलन के या सीकर किसान आंदोलन के किसको भेजे? डेली हेराल्ड समाचार पत्र को भेजे, और उसने इसे छापना शुरू कर दिया। न केवल राजस्थान, न केवल भारत, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस किसान आंदोलन को फेमस कर रहा आदमी। मतलब उसकी खबरें लंदन, क्योंकि उस समय तक हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे, तो लंदन में खबरें छप रही है कौन से किसान आंदोलन की? सीकर किसान। तो एक तो सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन की खबरें जो है वो लंदन से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में छपती थी, तो वो कौन सा था आपका? किसके प्रयासों से? तो आंसर क्या हो जाएगा? राम नारायण चौधरी। अब जैसे अपनी यहाँ संसद होती है, वैसे लंदन में भी संसद थी, पार्लियामेंट। अपन ने वहां से तो ये ढांचा लिया है। अपने यहाँ पर जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, लोकसभा राज्य, वैसे ही वहां पर होता था हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब ये जो होता था, ये अपने आज भी देखते हैं तो लोकसभा ही अपने मेन है, जनता का सदन। तो ये हाउस ऑफ कॉमन जो होता है उसे निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, निम्न सदन। और ये जो होता है जो राज्यों का नेतृत्व करता है, इसको कहते हैं उच्च सदन। तो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन जो मेन निम्न है, इसका मतलब ये मत समझना कि मेन नहीं है, मेन यही है। इस हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलनों के बारे में प्रस्ताव लाया। तो कौन से किसान आंदोलन का प्रस्ताव जो होता है वो हाउस ऑफ कॉमन में लाया? शेखावाटी किसान आंदोलन का। और यहाँ एक विपक्ष का नेता था लंदन में, विपक्ष का नेता, और उस विपक्ष के नेता का क्या नाम है? स्टोरी सुनते जाओ, आराम से याद होगा। विपक्ष के नेता का नाम है पैट्रिक लॉरेंस। अब कोई ये मत बोल देना सर ये 1857 वाला है क्या, ठीक है? पैट्रिक लॉरेंस यहाँ विपक्ष का नेता है। ये क्या करता है? प्रस्ताव लाता है किसके संबंध में? शेखावाटी किसान आंदोलन के संबंध में 1925 में। और लगातार एक के बाद एक 9 प्रश्न पूछता है। कितने प्रश्न पूछता है? 9 प्रश्न जो होता है 1925 में अलग अलग बार में ये पूछता है कि क्यों आप, क्योंकि ओवरऑल तो ब्रिटिश लोगों का ही शासन था भारत पे, तो ब्रिटिश सरकार से पूछता है कि क्यों आप वहां पर शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन की तरफ नहीं देख रहे हो। बार बार जब ये सवाल उठते हैं तो फिर अंग्रेज सरकार को क्या होना पड़ता है? विवश होना पड़ता है। और अंग्रेज सरकार किस पर दबाव बनाती है? जयपुर के महाराजा के ऊपर दबाव बनाती है। अब जयपुर महाराजा किस पर दबाव बनाता है? सीकर के जागीरदार के ऊपर। और सीकर के जागीरदार को क्या कहता है कि तुमको करना पड़ेगा नया भूमि बंदोबस्त, नया लैंड सेटलमेंट करो। क्या करो? नया लैंड सेटलमेंट करो। अभी तक की जो स्टोरी पड़ी वो समझना। 1922 में सीकर में किसान आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन का कारण है राव राजा कल्याण सिंह। मोटे-मोटे की बात करें तो आंदोलन का कारण है राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 1922 में करों में क्या करती? वृद्धि कर दी। 1 साल का बोला था, लेकिन करों में वृद्धि जब लगातार होती रही तो किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया।
शिकायत लेकर किसान जयपुर महाराजा के पास में गए। जयपुर महाराजा ने जांच अधिकारी RI ग्लेंसी को भेजा, कर को कम करने को कहा, लेकिन इन्होंने कर कम नहीं की। किसान चले गए राजस्थान सेवा संघ के पास में, जहां दो नेता रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी जो है वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते। रामनारायण चौधरी जो तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक भी है और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री भी है, इन्होंने अपने ही समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से इस आंदोलन को फेमस कर दिया। जैसे अपन बिजोलिया में पढ़ते हैं प्रताप नामक समाचार पत्र से फेमस हुआ, वैसे यहाँ तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र से ये आंदोलन क्या हो गया, इसका एक वातावरण बना दिया, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना दिया। साथ ही साथ रामनारायण चौधरी जो है उन्होंने अपने लेख लिख कर दिल्ली हेराल्ड को भेजे और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होता था। इस समाचार पत्र में भी जो है वो खबरें छपने लगी। तो कौन से किसान आंदोलन की खबरें जो होती है दिल्ली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में छपी, सेकावाटी किसान। साथ ही साथ लंदन की जो संसद है, उस संसद का जो निम्न सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, जो जनता का सदन है, वहां पर इसकी चर्चा होने लगी और वहां पर जो विपक्ष यानी ऑपोजिशन का जो लीडर था, उस लीडर का नाम था पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस ने 1925 में इस संबंध में प्रस्ताव लाया। 9 बार अलग अलग सत्र में उन्होंने सवाल पूछे और इस अंग्रेज सरकार पर इतना दबाव बनाया, ब्रिटिश सरकार पर इतना दबाव बनाया कि आप सेकावाटी किसान आंदोलन का क्या निकाले, हल निकाले। तो इन्होंने, अंग्रेज सरकार ने जयपुर रियासत पर दबाव बनाया, जयपुर के महाराजा पर दबाव बनाया और महाराजा ने दबाव किस पर बनाया, सेकावाटी के राव राजा कल्याण सिंह पर। और कल्याण सिंह को क्या बोला, अब नया भूमि बंदोबस्त करना पड़ेगा। आई बात समझे, इन्होंने बोला ठीक है सर कर देंगे। ये और खिलाड़ी आदमी ये बोलता है ठीक है सर कर देंगे, लेकिन ये इसने क्या किया, देखो ध्यान से समझ। इसने भूमि बंदोबस्त करने से पहले परमिशन ली कि सब भूमि बंदोबस्त करने से पहले एक बार भूमि को माप ले क्या, तो क्या ठीक है सब माप लो। इसने क्या किया, भूमि बंदोबस्त करने से पूर्व, भूमि बंदोबस्त करने से पूर्व जो है, भूमि बंदोबस्त से पूर्व इसने क्या किया, भूमि मापन करवाया। क्या कराया, भूमि मापन। अब यहाँ इसने खेल दिया। मैंने बताया भूमि मापन लैंड सेटलमेंट में जो फीता यूज होता था उसका जरीफ फीता एक यूज होता, अपन पढ़ेंगे भी आगे जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो, ठीक है। पटवारी वगैरह जो बनते हैं वो जरीफ फीते से काम करते हैं, ठीक है। तो जरीफ फीते में उस समय सेकावाटी क्षेत्र में 165 फीट का क्या होता था, एक बीघा होता था। इसने क्या कर दिया, आधा कर दिया। इसने 82 फीट का, लगभग 82.5 या 82.5 फीट का एक बीघा कर दिया। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे यह फर्क पड़ा कि जो बीघा, जो एक बीघा पहले हो रहा था उसका अब बीघे कितने हो गए, 2, यानी बीघे की संख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। अब इसने बोला कि मैं हर बीघे पर 2 आना ज्यादा लूंगा, 2 आना लूंगा, मतलब इसने बोल दिया। तो किसानों को तो लगा कि यार बढ़िया हो गया, हमारे तो अब लैंड सेटलमेंट हो गया। किसानों ने क्या कर दिया, इस चीज को अपनी प्रथम विजय मान ली। किसानों ने, कहां के किसानों ने, सेकावाटी। लेकिन उनको नहीं पता कि इन्होंने भूमि मापन में खेल लिया। इन्होंने भूमि मापन में क्या किया कि 165 का जो एक बीघा होता था उसकी जगह 82.5 फीट का क्या कर दिया, एक बीघा कर दिया। जिससे अब एक बीघा जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 2। अगर मतलब 100 बीघा जमीन है तो 100 बीघा की कितनी हो गई, 200 बीघा हो गई। जमीन तो 100 ही है लेकिन कागजों में कितनी हो गई, 200। तो जहां अगर 100 बीघा से 2 आना पर बीघा आना था, मतलब 100 बीघा से कितना आना था, 200 आना था। अब वो कितना आएगा, ठिकानेदार को तो फायदा। अब किसान देखो यार भूमि बंदोबस्त हो गया लेकिन कर की मार तो वैसी की वैसी पड़ रही है। जब किसानों ने जांच पड़ताल की 2-3 साल तक किसान खूब राजी हुए कि हमारी जीत हो गई, हमने भूमि बंदोबस्त करवा लिया। फिर बाद में पता चला कि इसने तो गेम खेल लिया। 1928 में जाते जाते किसानों को पता चला कि इसने भूमि बंदोबस्त तो किया लेकिन भूमि मापन में इसने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। तो मैंने आपको जो एक कारण लिखा है तो उसमें लिखा अनुचित भूमि मापन। अनुचित, मैंने आपको बताया ना वहां पर भूमि बंदोबस्त जो किया वो अनुचित किया। वो अनुचित भूमि बंदोबस्त कैसे कर दिया कि जो जरीब फीते में इन्होंने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी और किसानों से क्या कर दिया, टैक्स में कोई खास कमी आई नहीं। टैक्स जो होता है अभी भी उतना के उतना ही, हिसाब निकाला तो अभी भी किसानों का उतना ही शोषण हो रहा है। किसानों को जैसे इस बात का पता लगा, किसानों ने वापस आंदोलन क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। आंदोलन समाप्त तो हुआ ही नहीं था पर आंदोलन क्या कर दिया, तीव्र कर दिया। जब आंदोलन तीव्र हुआ तो फिर रामनारायण चौधरी, हाँ मैडम क्या वो बताओ क्या क्वेश्चन कम करनी, अच्छा। रामनारायण चौधरी और दूसरा जो है तरुण राजस्थान समाचार पत्र, इस पर क्या कर दिया, तरुण राजस्थान समाचार पत्र, इन पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। कहां पर रोक लगा दी, सीकर ठिकाने में
सीकर ठिकाने में प्रवेश पर रोक, क्या लगा दी? प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया। मतलब अब बोल दिया कि रामनारायण चौधरी को न तो मैं सीकर में आने दूंगा और तरुण राजस्थान समाचार पत्र जो होता है वो भी सीकर में अब नहीं आएगा, सीकर में यहाँ पर नहीं वितरण इसका होगा। जब इन दोनों की रोक लगा दी तो किसानों के पास अब खबर ही नहीं पहुंच रही है, किसानों में अपने जन जागृति पहुंच ही नहीं रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या मामला चल रहा है नेशनल लेवल। अब फोन पहले जैसे या अब जैसे फोन तो थे नहीं पहले कि भाई बाहर पूछ ले किसी को, जयपुर वाले को बता तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, या मारवाड़ वाले को पूछ ले क्या चल रहा है। तब तो अखबार ही था जो इनका प्रचार प्रसार कर रहा था। और तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर क्या लग गया? शेखावाटी क्षेत्र में रोक लग गई। रामनारायण चौधरी को बोल दिया कि आप सीकर में अब प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे ही ऐसा हुआ तो आंदोलन थोड़ा सा क्या हो गया, मनोबल आंदोलन का डाउन हो गया। तब एक नया खिलाड़ी इसमें एंट्री करता है, उस खिलाड़ी का नाम है ठाकुर देशराज सिंह। भरतपुर का एक महान राजा, भरतपुर का एक महान जाट नेता, कह सकता हूँ राजा नहीं सॉरी, तो भरतपुर का एक महान जाट नेता, भरतपुर का जाट नेता, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट इसने काम किए, ठाकुर देशराज सिंह। क्या नाम है? ठाकुर देशराज सिंह। कई कई पर इनका पूर्व नाम जो है, पुराना नाम जो है वो घासीराम भी मिलता है। क्या मिलता है? घासीराम जो होता है इनका नाम भी मिलता है। तो अगर कभी ऑप्शन में ऐसा सवाल पूछ ले कि ठाकुर देशराज सिंह का उससे पूर्व नाम क्या था, तो उससे पूर्व नाम था घासीराम। इन्होंने 1931 में क्या कर दिया? एक भूचाल ला दिया। क्या भूचाल ला दिया? इन्होंने राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का क्या कर दिया? गठन कर दिया। वापिस इन्होंने क्या कर दी? शेखावाटी किसान आंदोलन में क्या कर दी? ऊर्जा भर दी। ध्यान से सुनना, जैसे ये अपन राजस्थान से पहले अगर ओवरऑल भारत की बात करें तो भारत में एक संस्था थी जिसका नाम था अखिल भारतीय जाट महासभा। ध्यान से सुनना, ये आगरा इत्यादि क्षेत्र जो जाट बहुल क्षेत्र था वहां पर एक अखिल भारतीय मतलब होता ऑल इंडिया, अखिल भारतीय का इंग्लिश मतलब है ऑल इंडिया जाट जो है आपकी कॉन्फ्रेंस है, महासभा जो है वो कहां पर चल रही है? ओवरऑल इंडिया के लिए। उसी से प्रेरणा लेकर 1931 में इन्होंने राजस्थान स्तर की जो जाट महासभा बनाई उसका नाम रखा राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा। किसने बनाई? इसका गठन किसने किया? ये सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया था? ठाकुर देशराज सिंह द्वारा राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन कब किया गया था? वर्ष 1931 में किया गया था। या पूछ लेगा वर्ष 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किसने किया? तो ठाकुर देशराज का संबंध किस क्षेत्र से? ठाकुर देशराज का संबंध भरतपुर क्षेत्र से। भरतपुर का एक महान जाट नेता है ये बहुत। अब क्या क्या बातें आपको देशराज सिंह से याद रखनी है? एक तो ठाकुर देशराज सिंह जो होता है उनका पुराना नाम क्या है? घासीराम। एक इनका फेमस जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम याद रखना है जाट इतिहास। जाट इतिहास नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक ग्रंथ लिखा है, वो एक तो इम्पोर्टेंट है। इनके कुछ समाचार पत्र है जो इम्पोर्टेंट है। समाचार पत्र में एक समाचार पत्र है राजस्थान संदेश, एक समाचार पत्र है गणेश, यह आगरा से प्रकाशित होता था। एक समाचार पत्र है जाट जगत, और ये जाट जगत समाचार पत्र भी आगरा से प्रकाशित होता था। और ये साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक। आई बात समझ में? कौन कौन से? एक तो ग्रंथ याद रखना है, ग्रंथ का नाम तो है जाट इतिहास, ठीक है। समाचार पत्र का नाम है राजस्थान संदेश। गणेश नामक समाचार पत्र जो आगरा से प्रकाशित होता था। आगरा और भरतपुर आप जानते हो ना, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती थी, मथुरा आगरा क्षेत्र से जो जाट क्षेत्र है ना, उस जाट क्षेत्र की सीमा लगती है। राजस्थान वाला जाट क्षेत्र और अपने उत्तर प्रदेश के जाट क्षेत्र जो है, जिसमें आगरा मथुरा जिले हो गए और इधर भरतपुर धौलपुर जिले हो गए। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या अपन ने समझा कि जब रामनारायण चौधरी के प्रवेश पर, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के प्रवेश पर सीकर में प्रतिबंध लगा, तब एक नया नेता सामने आता है, उसका नाम है देशराज सिंह, ठाकुर देशराज सिंह, जिनका पूर्व नाम घासीराम भी मिलता है। ये भरतपुर से संबंध रखते हैं, भरतपुर का जाट नेता है। और इन्होंने आते ही वहां 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है जाट इतिहास। इनका समाचार पत्र है जिसका नाम है राजस्थान संदेश। एक समाचार पत्र है गणेश, जिसका और भी बात करेंगे आगे, और एक है जाट जगत नामक समाचार पत्र जो आगरा से प्रकाशित होता था। ये कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी वीकली मैगजीन जो थी, वीकली न्यूज़पेपर जो था वो आता था।
क्लियर है? ठीक है। सर देवराज या देशराज? अच्छा मैंने देवराज लिखा, सॉरी देशराज, यहाँ लिखने में गलती होगी, देशराज सिंह, यहाँ नाम क्लियर कर लेना, देशराज, मैंने बोला देशराज था, लिख शायद देवराज दिया, देशराज सिंह है, ठाकुर देशराज सिंह। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, इन्होंने किसकी तर्ज पर बनाया राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा? अखिल भारतीय। तो अगली साल कोइंसिडेंस से क्या हुआ कि जो अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा, इस महासभा का 23वां अधिवेशन, 23वां अधिवेशन कहां पर हो गया? 23वां अधिवेशन जो है वो कहां पर हो गया? वो हो गया सर झुंझुनू में, अगले साल। यानी कब हुआ? अगला साल कब आया? 1932 में, 1932 में झुंझुनू में हो गया। अब ये तो ऑल इंडिया लेवल का जाट महासभा है, इसका जब झुंझुनू में हुआ तो शेखावाटी लोगों में और उत्साह बढ़ गया और लगभग 60,000 जाट किसान यहाँ पर क्या हुए? उपस्थित हुए। 60,000 जाट किसान यहाँ पर क्या हुए थे? इकट्ठा हुए थे। और यहाँ जब ये हुआ तो इससे किसने प्रेरणा ली? इससे प्रेरणा ली ठाकुर देशराज सिंह ने। किसने प्रेरणा ली? ठाकुर देशराज। उसने बोला यार जाट राष्ट्रीय लेवल का जब जाट क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन झुंझुनू में हो सकता है तो क्यों ना मैंने भी जो नया बनाया है क्षेत्रीय जाट महासभा जो राजस्थान लेवल का है उसका भी एक अधिवेशन करवाया जाए। तो इन्होंने इससे प्रेरणा लेकर नेक्स्ट ईयर 1933 के अंदर क्या कर दिया? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का क्या करवा दिया? अधिवेशन, महासभा का अधिवेशन। और ये पूछा गया सवाल है कि इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये इसका प्रथम अधिवेशन था और ये अधिवेशन हुआ था पलथाना। कहाँ पर हुआ था? पलथाना सीकर के अंदर पलथाना अधिवेशन। तो किससे संबंधित है पलथाना अधिवेशन? शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। और किसके द्वारा ये अधिवेशन करवाया गया? ठाकुर देशराज सिंह द्वारा। और ये किसका अधिवेशन है? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन है। और कब हुआ है? 1933 में। क्रम समझना, जब रामनारायण चौधरी पर और हरि ब्रह्मचारी पर रोक लगी, हरि ब्रह्मचारी, रामनारायण चौधरी और तरुण राजस्थान पर जब रोक लग गई तो नया नेता पलथाना लिखा सीकर, ठीक है, शेखावाटी में सीकर। अभी तक अपन सीकर से शुरू हुए हैं किसान आंदोलन में, अभी तक जो चर्चा की वो सारी सीकर की ही चल रही है। तो सीकर में इन्होंने क्या कर दिया? पलथाना के अंदर एक अधिवेशन कर दिया 1933 में। क्रम क्या था? 1931 में तो इन्होंने क्या कर दिया? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। वो राजस्थान लेवल की थी, भारत लेवल की पहले ही गठित हो चुकी है, लेकिन जो अखिल भारतीय जाट सम्मेलन है उसका 23वां, मतलब बहुत पहले गठित हो चुकी है। हर साल सम्मेलन अधिवेशन हो रहे हैं और वो 23वां अधिवेशन कहां पर हो गया? झुंझुनू में हो गया। 60,000 जाट किसान इकट्ठे हो गए। उनको लगा यार यहाँ से प्रेरणा ले, उनसे उन बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के जाट नेताओं से मिले। उन्होंने बोला तुम भी ऐसा अधिवेशन करो। तो इसने बोला ठीक है, हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे रहे। ठीक है भाई, घोड़ा उड़ी तो चल ही रही है, जो देखेगा वैसा इंसान सीखेगा। तो इन्होंने बोला अपन भी अधिवेशन करते हैं। जब यहाँ अधिवेशन किया तो कब किया गया? 1933 में। किसका अधिवेशन है? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा अधिवेशन है, पहला अधिवेशन है। पलथाना सीकर में अधिवेशन किया है। और किसके नेतृत्व में अधिवेशन हुआ? ठाकुर। यहाँ एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? एक निर्णय लिया कि अगली जो बसंत पंचमी आएगी उस बसंत पंचमी के दिन हम क्या करेंगे? एक यज्ञ करवाएंगे। उस यज्ञ में और जाटों को अपन क्या करेंगे? बुलाएंगे। आई बात समझ में? यहाँ पर निर्णय लिया कि हम एक यज्ञ कराएंगे और यज्ञ में और तो अगला क्रम क्या आता है? 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन हो गया। 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का झुंझुनू में, अपने सीकर में झुंझुनू में अधिवेशन हो गया। और 23वां अधिवेशन 1933 में सीकर के पलथाना के अंदर क्या हो गया? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन हो गया। आई बात की 1934 में, क्रम वाइज बढ़ रहे हैं अपन, 1934 में 1934 की घटना देख रहे हैं। क्या तारीख आती है? 20 जनवरी 1934। 20 जनवरी 1934 को क्या हो जाता है? 20 जनवरी 1934 को यहाँ पर एक सम्मेलन होता है पलथाना में। और इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया जाट प्रजापति महायज्ञ। क्या नाम रखा गया? जाट प्रजापति महायज्ञ नाम रखा गया इसका। और ये कब हुआ?
20 जनवरी 1934 से लेकर 26 जनवरी 1934 तक ये 7 दिवसीय क्या हुआ था? 7 दिवसीय सम्मेलन था। और ये जो 7 दिवसीय यज्ञ या सम्मेलन बोल लो, इस यज्ञ या सम्मेलन में जो प्रधान पुरोहित था, उस पुरोहित का नाम पूछा जाता है खेमराज शर्मा। क्या नाम था पुरोहित का? खेमराज शर्मा। इसमें जो आहुति दाता होता है उसका नाम होता है यज्ञमान। आहुति दाता को क्या कहते हैं? यज्ञमान। यज्ञमान कौन था? यज्ञमान का नाम है ठाकुर हुक्म सिंह। हुक्म सिंह, कहीं कहीं पर कुंवर हुक्म सिंह भी चलता है, दोनों ही याद रखना, कुंवर या ठाकुर हुक्म सिंह। और इस पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन करता है उस आयोजनकर्ता का नाम है ठाकुर देशराज सिंह। क्या नाम है? ठाकुर देशराज सिंह। और ये आयोजन कब हो रहा है? ये आयोजन हो रहा है बसंत पंचमी के दिन। कब हो रहा है? बसंत पंचमी के दिन। कहाँ हो रहा है? पलथाना में हो रहा है। पलथाना कहाँ पर है? सीकर के अंदर। ध्यान से समझना, क्रम वाइज हो रहा है। पहले जाट, राजस्थान की जाट क्षत्रिय महासभा का गठन 31 में किया, 33 में इसका प्रथम अधिवेशन किया। अधिवेशन में निर्णय लिया कि हम यज्ञ रखेंगे जिसमें अलग अलग जगह से जाटों को और बुलाएंगे, बहुत बड़े लेवल पर इस आंदोलन को अपन क्या करेंगे? फेमस करेंगे। तो उस यज्ञ का नाम रखा जाट प्रजापति महायज्ञ। 20 जनवरी 1934 से 26 जनवरी 1934 को 7 दिवसीय, 20 से 26 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 7 दिन का ये क्या हो गया? आपका एक सम्मेलन हो गया, जो कहाँ हुआ? पलथाना सीकर के अंदर, जिसमें आयोजन करता कौन है? ठाकुर देशराज सिंह। कब हुआ? बसंत पंचमी के दिन। पुरोहित कौन है? खेमराज शर्मा। और जो यज्ञ है, जो जजमान है, वो कौन है? ठाकुर या कुंवर हुक्म सिंह। आई बात सुने, ये फैक्ट आपको क्या रखना है याद? बार बार पूछा जाता है कि जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ? एक तो ये डेट याद रखना, और किसके निर्देशन में, किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठाकुर देशराज सिंह। अब जब ये सम्मेलन होता है, तो इस सम्मेलन में ये अब आदमी बड़ा खिलाड़ी आदमी है। ये क्या कहता है? अब सम्मेलन हो गया था, हमने हमारे एक आदमी को जो यज्ञ के अंदर जिसने आहुतियां दी है, छोटी मोटी सारे जो काम किए हैं, उसका क्या नाम है? हुक्म सिंह। हमारा ये हुक्म सिंह हाथी पर बैठकर क्या करेगा? पूरे शेखावाटी में यानी सीकर क्षेत्र के अंदर क्या निकालेगा? एक जिसको कहते हैं रैली टाइप, ठीक है? तो मतलब हम सब इसके पीछे चलेंगे, ये हाथी पे बैठेगा, जिससे और भी जाट लोग देख के, और भी लोग क्या हो जो इस सम्मेलन में नहीं आ पाए, वो भी उसको देखकर क्या हो? प्रेरित हो। आई बात सुने, पर उस समय तक हाथी जो है उस पर बैठने का अधिकार केवल किसको था? वहां के ठिकानेदार को था। मतलब हाथी पे जो सवारी निकलेगी, किसकी निकलेगी? ठिकानेदार की। तो ठिकानेदार कौन है? कल्याण सिंह। उसने बोला नो, दैट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल, मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा। तो इसके भी ऊपर कौन है? कौन है? महाराजा। तो कहाँ के महाराजा? जयपुर महाराजा। जयपुर महाराजा कौन है? मान सिंह। मान सिंह बोलता ब्रो, आपको ये करने देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसने बोला है? मैंने बोला है। वो बोलता है ठीक है, आप बड़े भैया ने कह दिया तो अब तो मुझे ये करने। फिर ये जो हाथी पर सवारी निकाली जाती है, हुकुम सिंह जो है हाथी पर सवारी, हाथी पर बैठकर पूरे सीकर के अंदर क्या निकाली जाती है? सवारी। ये सब कौन करवा रहा है? कितना खिलाड़ी आदमी है। सीकर के राजा के हक को भी अब छीनने लग गया ये। मतलब वहां जो उस समय के जो फ्यूडलिज्म में जो सामंती व्यवस्था होती है उसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है। उसमें जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी ये किसने? ठाकुर देशराज सिंह ने चेंज करवा दिया। कितना दबाव बनाया होगा जयपुर महाराजा ने। आई बात सुन, जब ये हुआ तो एक जो छोटे जो नेता है, मतलब ठाकुर देशराज सिंह जितने फेमस नहीं, लेकिन वहां के एक नेता है जिसका नाम है मास्टर चंद्रभान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस जाट, इनके साथ एक साथी और है हरि सिंह। ध्यान से सुनते जाना, बस आप नाम बाद में नाम याद हो जाएंगे। चंद्रभान सिंह, मास्टर चंद्रभान सिंह और हरि सिंह, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस महायज्ञ के दौरान सीकर के ठिकाने की जो नीतियां है ना, उस नीतियों की आलोचना करनी शुरू कर दी। नीतियों की क्या कर दी? आलोचना। जैसे नीतियों की आलोचना की, इस कल्याण सिंह को आगे गुस्सा गया। ठीक है, तुमने सवारी निकाल दी, तुमने यज्ञ कर दिया, सब कुछ सही है, बस ये नहीं करना था। तो ये नहीं करना था तो फिर इस चंद्रभान सिंह को क्या कर दिया? गिरफ्तार करके कहां डाल दिया? जेल। और जेल में इसको 6 सप्ताह तक जेल में डाला, और साथ ही साथ इस पे 51 रुपए का क्या कर दिया? जुर्माना और लगा दिया। तो ये घटना भी आपसे पूछी गई है कि चंद्रभान सिंह का संबंध कहां से है? मास्टर चंद्रभान सिंह का। ये घटना इस टाइप से नहीं पूछी, लेकिन ऑप्शन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? उसमें ऑप्शन थे ठाकुर देशराज सिंह, राम नारायण चौधरी, मास्टर चंद्रभान सिंह और पंडित नैनू राम शर्मा।
तो नैनूराम शर्मा कहाँ से है? हाड़ौती क्षेत्र यानी कि बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। बाद में हाड़ौती प्रजा मंडल या कोटा प्रजा मंडल के भी वो क्या होंगे? संस्थापक होंगे। तो आई मेरी बात समझ में? क्या घटना थी एक बार वापस रिपीट करता हूं। देसराज सिंह ने एंट्री ली 1931 में, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का सम्मेलन अधिवेशन 23वां अधिवेशन झुंझुनू में हुआ, जिसमें 60,000 जाट एकत्रित हुए और फैसला लिया। इससे प्रेरणा लेते हुए देसराज सिंह ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन कहां करवा दिया? पलथाना सीकर में। आई बात समझ में? 1933 में इसी में निर्णय लिया गया कि हम क्या कराएंगे? यज्ञ कराएंगे। और 20 जनवरी 1934 को क्या कर दिया? यज्ञ कर दिया। यज्ञ का नाम क्या रखा गया? जाट प्रजापति महायज्ञ। पुरोहित का नाम है खेमराज शर्मा। जो यज्ञमान जो यज्ञ में आहुति दे रहा है उस व्यक्ति का क्या नाम है? कुंवर हुकम सिंह। आयोजनकर्ता का नाम है देसराज सिंह, ठाकुर देसराज सिंह। और आयोजन हो कब रहा है? बसंत पंचमी के दिन 7 दिवसीय ये आयोजन था। और इस आयोजन के दौरान जो सवारी निकाली गई हाथी पर, वो किसकी निकाली गई? हुकुम सिंह की सवारी निकाली गई। उसके बाद में ये मास्टर चंद्रपाल और ये भी जो नेता वहां शामिल थे, इन्होंने सीकर की ठिकाने की नीतियों का जब आलोचना की तो चंद्रपाल सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 6 सप्ताह तक जेल में रखा और 51 रुपए का उन पर क्या डाल दिया? जुर्माना। अभी आपको लग रहा होगा 51 रुपए क्या है, लेकिन 1934 में 51 रुपए का मोल समझ लो कि कितना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो घटना हुई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का जो सवाल पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर आप ये समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर शेखावाटी किसान आंदोलन में कोई घटना है तो उसका नाम है कटरा थल सम्मेलन। क्या नाम है? कटरा थल। सबने सुना है ना? बताओ कहां पर है कटरा थल? कहां है? सीकर है। सीकर। कब ये सम्मेलन हुआ? ये सम्मेलन हुआ है 25 अप्रैल 1934 को। क्यों हो रहा है ये सम्मेलन? कारण क्या है? कारण सुनना। इस शेखावाटी क्षेत्र में, सीकर क्षेत्र में एक जगह आती है सीहोट, और सीहोट का जो सामंत है, उस सामंत का नाम है मान सिंह। इस मान सिंह ने क्या किया? मान सिंह ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं से दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार, ठीक है, दुर्व्यवहार, मैंने लाते मार दी, उनके कपड़े जो है इस प्रकार से किए। तो उन महिलाओं के साथ में क्या किया? दुर्व्यवहार। इस दुर्व्यवहार के विरोध में 10,000 महिलाओं ने सम्मेलन किया। कितनी महिलाओं ने? 10,000 जाट महिलाओं ने सम्मेलन किया। कहां पर सम्मेलन किया? कटरा थल में। और जिसकी अध्यक्ष कौन थी? जिसकी अध्यक्षा कौन है? और इसकी जो अध्यक्षा है उस अध्यक्षा का नाम आप बताइए, क्या नाम है? किशोरी देवी। ये किशोरी देवी जो है, इसमें ये एक नाम आता है हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह जो है उनकी पत्नी है, हरलाल सिंह दुलार की पत्नी। और जो मुख्य वक्ता, जो मेन स्पीकर थी यहाँ पर, लीड स्पीकर, जिसने बोला है सारा यहाँ पर सम्मेलन के दौरान, उस मुख्य वक्ता का क्या नाम है? क्या नाम है? उत्तमा देवी। क्या नाम है? उत्तमा देवी। ये कौन है? ये ठाकुर देसराज सिंह की पत्नी है, ठाकुर देसराज सिंह की पत्नी। तो दोनों ही याद रखना। दो अन्य महिलाओं के नाम भी याद रख लेना, दो अन्य महिलाओं के नाम याद रख लेना। अन्य महिला हैं, एक नाम आता दुर्गावती और एक नाम आता रुक्मा देवी। ये भी कहां से संबंधित है? ये भी इसी आंदोलन से, यानी कि इसी सम्मेलन से। सम्मेलन का नाम क्या है? कटरा थल सम्मेलन। क्या हुआ? इन्हीं घटनाक्रम में एक घटना और हो गई जिसका नाम है कटरा थल सम्मेलन। 1934 में अभी चल रहे थे, जनवरी में तो अपन ने जाट प्रजापति महायज्ञ कराया। अप्रैल 25 में क्या हुआ? 25 अप्रैल 1934 को क्या हुआ? सीकर के अंदर ही एक छोटा सा ठिकाना था जिसका नाम था सीहोट। उसका सामंत गांव में कर वसूलने जाता। महिलाएं जब कर देने से मना करते तो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर देता। तो ये पहले से ये आदमी तो खिलाड़ी है, ये भी एक नेता ही है। दोनों, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये दोनों है, तो इन दोनों की पत्नी, जिसमें किशोरी देवी तो अध्यक्षता करती है और मुख्य वक्ता की भूमिका कौन निभा रही है? उत्तमा देवी। इनके नेतृत्व में यहाँ पर 10,000 जाट महिलाएं क्या होती है? इकट्ठी होती है और किसका विरोध करती है?
याद रह जाएगा। और दो अन्य महिलाओं के नाम दुर्गावती और रुक्मावती। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो कि कटरा तल सम्मेलन की डेट और कटरा तल सम्मेलन की अध्यक्षा, इसका तो इतनी बार सवाल पूछा गया। अगर शेखावाटी किसान आंदोलन का एक सवाल बोले तो मोस्टली ये पूछा गया कि कटरा तल सम्मेलन की अध्यक्षता किस महिला ने की या कितनी महिलाएं लगभग इकट्ठी हुई। तो 10,000 महिलाओं ने यहाँ पर किसके विरोध में, सियोट के ठाकुर, सियोट के सामंत, क्या नाम है, मान सिंह के विरोध में यहाँ पर क्या हुई थी, एकत्रित हुई थी। फिर सीकर से थोड़ा सा अपन पास में चले जाते हैं झुंझुनू में, क्योंकि अपन क्रम वाइज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा झुंझुनू में। ये शेखावाटी किसान आंदोलन में पूरा है, सीकर में भी चल रहा है, झुंझुनू के पंचपाणों में भी घटनाएं चल रही है। तो अब झुंझुनू के पंचपाणों, क्योंकि अपन क्रम वाइज चल रहे हैं, तो एक घटना और आती है, उस घटना का नाम आता है जयसिंहपुरा, जयसिंहपुरा कांड। क्या नाम आता है, जयसिंहपुरा कांड। ये कब होता है, ये होता है 21 जून 1934 को। इस बार क्या हुआ भाई, इस बार ये होता है, ये क्षेत्र झुंझुनू में पड़ता है, जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा कहाँ पर पड़ता है, एक मैंने और बताया था रायसिंहपुरा, वो कहाँ पड़ता है, बीकानेर रियासत में। लेकिन जगह अगर पूछे तो बीकानेर रियासत, तो ठीक है, रियासत तो बीकानेर सही है, जगह पूछे तो और कोई श्री गंगानगर लिखा है, ठीक है। क्या हुआ था रायसिंहपुरा कांड, बीरबल दिवस याद हो तो मैंने बताया था कि हाँ, बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा जब दूसरा किसान आंदोलन में वहां के प्रजामंडल ने, वहां के जो प्रजा परिषद ने जब ठिकाने बीकानेर रियासत के विरुद्ध जुलूस निकाला था, तो उस जुलूस में लाठीचार्ज हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बीरबल सिंह की। और इस बीरबल सिंह की याद में फिर क्या होता है, एक दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 को, जिसे बीरबल दिवस कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल होते हैं, जिसमें हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट जैसे नेता भी क्या होते हैं शामिल। बाद में बीरबल सिंह की पत्नी से तिरंगा झंडा 1 अगस्त 1946 को फहराया जाता है। आई बात समझे। तो वैसे की वैसी चीज यहाँ पर भी हुई है। ये कांड कौन सा है, जयसिंहपुरा कांड है, नाम सेम है, इसलिए वो रायसिंहपुरा, ये जयसिंहपुरा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये झुंझुनू में, और ये घटना कब हुई है, 21 जून 1934। अरे भाई ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, सिर्फ मुंह उतार के कैसे बैठे हो, बोर लग रहा है क्या, बोरिंग है नहीं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ी एनर्जी के साथ बैठो है, ठीक है। जयसिंहपुरा कांड जो था 21 जून 1934 के झुंझुनू के अंदर क्या होता है, यहाँ पर, यहाँ घटना सुनना। अब मैंने आपको जो पंचपाणे बताए थे, उसमें एक नाम मैंने बताया था ढूंढलोद। इस ढूंढलोद के सामंत का एक भाई होता है, इसका नाम है ईश्वर सिंह। इस ईश्वर सिंह ये कर वसूलने जाता है, कर वसूलने जाता है। तो किसान क्या कर रहे हैं उस समय, खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे किसानों पर, खेत में काम कर रहे किसानों पर क्या कर देता है, ये गोलियां चला देता है, ठीक है। कर वसूलने जाता है और यहाँ पर गोलियां चला। अब इससे एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है, राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन, राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड कह दो आंदोलन की जगह, एकमात्र राजस्थान का एकमात्र किसान या एकमात्र हत्याकांड जिसमें हत्यारों को सजा मिली। किसको सजा मिली, हत्यारों को सजा मिली। और ईश्वर सिंह को जो होता है 1.5 वर्ष का क्या हुआ, कारावास, यानी कि इससे संबंधित जो भी इस हत्याकांड से संबंधित था उसको 1.5 साल की क्या मिली, सजा मिली। तो पहला राजस्थान में ऐसा हत्याकांड हुआ था। इससे पहले अपन नींबूचाड़ा हत्याकांड पढ़ चुके हैं, इससे पहले अपन डाबी किसान हत्याकांड पढ़ चुके हैं, वहां पर कहीं सजा की बात करी क्या। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान हत्याकांड था जिस हत्याकांड के अंदर क्या हुआ है, हत्यारे को क्या मिली है, सजा मिली। तो घटना समझ में आई। ये सीकर किसान आंदोलन से नहीं है ओवरऑल शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी में एक सीकर में चल रहा है जो एक अर्ध स्वायत्त ठिकाना है, और एक झुंझुनू में चल रहा है। ये झुंझुनू वाले की घटना है, याद रह जाएगी। झुंझुनू में जो 5 पाणे बताया, मैंने बताया ना, मंडावा, मलसीसर, ढूंढलोद, नवलगढ़ और बिसौ, उसमें ये ढूंढलोद क्षेत्र की बात है। आई बात याद रह जाएगा। तो क्या है, कांड कब हुआ ये हत्याकांड, ये वो 21 जून 1934 झुंझुनू में पड़ता है। जयसिंहपुरा ढूंढलोड के सामंत ईश्वरी सिंह ने खेत में काम कर रहे किसानों पर लाठियां गोलियां चला दी, जिसमें किसान मारे जाते हैं। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान हत्याकांड जिसमें हत्यारों को क्या मिलती है, हाँ, ये ढूंढलोद का तो सामंत था। ढूंढलोद के अंतर्गत जयसिंहपुरा आ रहा है, झुंझुनू में ढूंढलोद, ढूंढलोद में जयसिंहपुरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, 1935 में 15 मार्च 1935। देखो शेखावाटी किसान आंदोलन से सवाल आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं अपन।
15 मार्च 1935 को क्या होता है, एक समझौता होता है। किस किस के बीच में समझौता होता है? किसानों व जागीरदार के बीच में क्या होता है? सीकर के जागीरदार के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। समझौता कब होता है? 15 मार्च 1935 को। और किसके प्रयास से? इसमें प्रयास किसका है? ये नाम पूछे जाते हैं। एक तो नाम आता है सर छोटू राम चौधरी। क्या नाम आता है? सर छोटू राम चौधरी। इनका संबंध पंजाब प्रांत से था। पंजाब प्रांत के किसान नेता थे। पंजाब प्रांत के किसान नेता है। और दूसरा नाम आता है रतन सिंह। ये किसान नेता है भरतपुर का। जो पूछा गया है उनकी डिटेल आपको लिखवाई जाएगी। हर किसी की अपन ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे। जिनसे एग्जाम में पूछे गए सवाल, छोटू राम चौधरी जो पंजाब प्रांत का एक किसान नेता है और रतन सिंह जो भरतपुर का एक किसान नेता है, इन दोनों के प्रयासों से, इनके प्रयासों से क्या होता है? समझौता होता है। किस किस के बीच में? किसानों और जागीरदार के बीच में समझौता होता है। लेकिन समझौते के 7-8 दिन बाद ही एक और घटना हो जाती है। क्या घटना होती है? खुड़ी कांड। ये भी सीकर ठिकाने का ही हिस्सा था। ठीक है, खुड़ी कांड। क्या हुआ कि जाटों के अंदर, खुड़ी गांव के जो जाट होते हैं उनमें एक बारात जा रही होती है, एक व्यक्ति की शादी हो रही होती है, तो दूल्हा जो है उसको घोड़ी पर बिठाकर क्या कर रहे हैं? ले जा रहे हैं। तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस समय के लिए बड़ी बात थी। क्या बड़ी बात थी? कि घोड़ी पर बैठकर राजपूत जो जागीरदार ठिकानेदार है उसकी पॉल के आगे से, उसके मेन घर के आगे से जो होता है वो अन्य जाति का व्यक्ति। मैंने जब कारण लिखा है तो तब एक जातीय भेदभाव कारण लिखाया था। वो यहाँ पर क्या हो रहा है? चरितार्थ हो रहा है। यहाँ पर ये एकदम क्लियर हो रहा है कि ऐसा भेदभाव होता था कि आप घोड़ी पर बैठकर जो है वो ठिकानेदार की बिल्डिंग से आप सामने से आप नहीं जा सकते। जब उसकी ठिकाने के आगे से, उसकी पॉल के आगे से नहीं जा सकते तो जाट भी अड़ गए कि नहीं, हमारा तो भाई दूल्हा जाएगा ही जाएगा। ठिकानेदार ने बोल दिया कि नहीं जाने देंगे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने बोल दिया जाएगा। खुड़ी जगह का ये कांड है। 7 से 8 दिन जो होता वो दूल्हा बैठा रहा कि मैं जाएंगे तो भाई घोड़ी के आगे से ही जाएंगे। ठीक है। और जब ठिकानेदारों ने बोला कि नहीं जाने देंगे तो इन्होंने, किसानों ने वहां और बोला कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जाट किसान इकट्ठे होंगे। तो सारे जाट किसान धीरे धीरे कहाँ आने लगे? खुड़ी गांव के अंदर इकट्ठा होने लगे। उधर से ठिकानेदार ने भी अपने और सामंतों को, राजपूतों को और इकट्ठा कर दिया। और दोनों के बीच में, यानी कि सामंतों, क्यों हुआ ये? मैं बारात लिख देता हूँ, आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी। बारात कांड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टोरी कब की है? 22 मार्च, 7 दिन बाद में 22 मार्च 1935 की स्टोरी है। इस कांड को कैसा कांड करें? खुड़ी कांड। क्या कारण क्या है? घोड़ी। ठीक है, घोड़ी पर बैठने का कारण है, ये अपने लिख दिया। अब हुआ क्या? सामंतों और किसानों के बीच में, सामंतों और किसानों के बीच संघर्ष हो गया आपस में। ठीक है, आखिरकार जो है यहाँ पर कुछ लोग क्या होंगे? शहीद होंगे। कैसे शहीद होंगे? बीच विचार में कौन आए? पुलिस आई। और पुलिस का एक अधिकारी है कैप्टन वेब। क्या नाम आता है? कैप्टन वेब। इस कैप्टन वेब ने क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें दो किसान क्या होते हैं? 2 किसान नेता जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शहीद। और ये 2 किसान नेता कौन है? एक तो है सिंबू सिंह और एक का नाम है रत्नाराम बाजिया। ये दोनों किसान क्या हो जाते हैं? यहाँ पर नेता शहीद हो जाते हैं। और इनको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। बाद में ठिकानेदार जाटों के 5 साल के छोरे को अपने कंधे पे बिठा देता और कह देता है कि मैंने मेरे कंधे पे बिठा दिया, अब घोड़ी पर क्या बैठना। और ये कांड जो हो जाता है, क्या हो जाता है? समाप्त। आई बात समझ में? तो क्या होता है? खुड़ी जो कांड है वो सीकर के अंदर हुआ है। क्यों हुआ है? घोड़ी बारात में जो है दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने के कारण ये कांड हुआ है। और सामंत और किसानों के बीच में जब लड़ाई ज्यादा ही बढ़ जाती है, जब संघर्ष 7-8-10 दिन चलने लग जाता है, तब बीच बचाव में कौन आते हैं? पुलिस। और जब बीच बचाव में जब लाठी चार्ज किया जाता है तो उस लाठी चार्ज के अंदर 2 किसान नेता सिंबू सिंह और रत्नाराम बाजिया क्या हो जाते हैं? देखो, घटनाओं से खेल है शेखावाटी किसान आंदोलन का। 4 घटनाएं जो आपको याद रखनी है। एक तो कटराथल सम्मेलन आपको याद रखना है, एक ये खुड़ी कांड जो होता है याद रखना है, एक अभी थोड़ी देर पहले जयसिंहपुरा कांड बता, एक और कांड अपन पढ़ेंगे, कूदन हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड? कूदन हत्याकांड। हाँ, सब कैसे आ रहा है? ठीक है। अगला जो होता है वो कौन सा होता है? फिक्स। कूदन हत्याकांड और कटराथल दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में फिक्स 1 साल का गैप है।
25 अप्रैल 1934 को तो कौन सा हुआ, कटराथल सम्मेलन हुआ, और 25 अप्रैल 1935 में क्या हुआ, उसमें हुआ कूदन हत्याकांड। ये भी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर अपन लिखते जाएंगे। कूदन हत्याकांड में क्या हुआ, किसान जो है यहाँ पर आराम से रह रहे थे, खेती कर रहे थे। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी, जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, कैप्टन वेब, और एक पुलिस अधिकारी होता है जिसका नाम है मोहम्मद हुसैन, वो यहाँ पर जाते हैं टैक्स वसूलने, कर वसूलने। जब ये यहाँ पर टैक्स वसूलने के लिए जाते हैं तो किसानों में एक दादी होती है, डोकरी बाई होती है, धापी देवी, धापी दादी भी कहते थे। धापी दादी बोला कोई टैक्स नहीं है, यहाँ नहीं आना, मना कर देती, किसानों को बोल देती कि इसको कोई कर नहीं देंगे। जब कोई कर नहीं देंगे ऐसा कहती है तो फिर क्या होता है, लाठीचार्ज होती है, गोलियां चलती है, और कैप्टन वेब के नेतृत्व में यहाँ गोलियां चलती है। कूदन जगह है सीकर के अंदर, और गोलियां कब चलती है, 25 अप्रैल 1935 को। और जब यहाँ गोलियां चलती है तो 4 किसान शहीद हो जाते हैं। उन चारों के नाम याद रखने, चेतराम, आशाराम, इसके अलावा एक नाम आता है आपका तुलछाराम, एक नाम आता है, एक टीकूराम। ये 4 किसान जो होते हैं यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब ये 4 किसान शहीद हो जाते हैं तो इन किसानों की याद में अगले ही माह 26 मई 1935 को किसान दिवस मनाया जाता है। एक अपन ने बीरबल दिवस की बात करी थी, वो कहां से संबंधित है, बीकानेर किसान आंदोलन से, वो रायसिंहपुरा कांड से संबंधित है। जबकि कूदन हत्याकांड से संबंधित पूरे शेखावाटी क्षेत्र में किसान दिवस मनाया। ये जो कूदन हत्याकांड था, इस कूदन हत्याकांड की चर्चा फिर से कहां हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो एक सवाल तो आपका पूछा जाता है, राजस्थान का वो एकमात्र हत्याकांड जिसके दोषी को सजा मिली, तो आंसर क्या दोगे आप, जयसिंहपुरा हत्याकांड। और सवाल अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान का ऐसा हत्याकांड जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां के निम्न सदन में हुई, वहां की लोकसभा में हुई, तो वो कौन है, कूदन हत्याकांड। और साथ ही साथ इस हत्याकांड की खबरें डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में भी प्रकाशित, याद रह जाएगा। देखो सबसे पहले 25 अप्रैल 1935 को कूदन हत्याकांड, धापी बाई, क्या नाम आता है, धापी देवी या धापी दादी, धापी दादी ने किसानों को कर देने से मना, कर देने से क्या कर दिया, मना किया। तो फिर अंग्रेज अधिकारी, अरे आपस में बात नहीं करें, अंग्रेज अधिकारी जो है वो कौन है, कैप्टन वेब है। ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, पूछा जाएगा। अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम क्या है, कैप्टन वेब। और साथ में जो पुलिस और अधिकारी है उसका नाम क्या है, पुलिस अधिकारी का नाम क्या है, मोहम्मद हुसैन। और यहाँ पर क्या चली, गोलियां चली, और गोलियां चली तो कितने, 4 किसान जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सही है। और ये 4 किसानों के नाम याद रख लेना, नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या नाम है इनके, इनका नाम है टीकूराम, ठीक है, एक टीकू, तुलछाराम, चेतराम और आशाराम। तुलछाराम भूकर, टीकूराम भूकर, ये जो थे ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और फिर इसकी स्मृति में कूदन हत्याकांड की याद में, देखो याद रखो, ये याद करोगे तो यहाँ से सवाल बैठेंगे। हिस्ट्री के अधिकांश सवाल जो आएंगे वो आधुनिक राजस्थान से आएंगे, तो नाम वगैरह याद करना पड़ेगा, 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो फिर ये मैटर तो एकदम, हाँ मतलब अभी जो लेटेस्ट होगी ना 1950 के बाद की जो है, हाँ मतलब हिस्ट्री, उसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे फर्स्ट ग्रेड में। हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अब आधुनिक इतिहास से ज्यादा आएंगे, पीछे वाले मिडिवियल और एंशिएंट हिस्ट्री जो है उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब राजस्थान में पिछले 5-6 साल के पेपर देखोगे तो आपको आधुनिक इतिहास से ज्यादा सवाल मिलेंगे, जिसमें 4-5 जो टॉपिक हैं, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, अपने जनजातीय आंदोलन, आपका प्रजामंडलीय आंदोलन, आपका राजस्थान का एकीकरण, प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था जो थी उस समय की, उसके बारे में जो चर्चा जो है, महोत्सव होगी, वो तो अलग चीज होगी भाई, महोत्सव वगैरह जो है वो तो करंट, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना, कूदन हत्याकांड। अब कूदन हत्याकांड की याद में, की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया, किसान दिवस। कहां पर मनाया गया, किसान शेखावाटी में। किसान दिवस संपूर्ण शेखावाटी में मनाया, बीकानेर में मनाया था ना 7 जून का,
वो बीकानेर क्षेत्र का, तभी तो मैंने लिखा शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन कौन सी घटना की याद में मनाया जा रहा है? कूदन हत्याकांड। सवाल पूछेगा तो उस हिसाब से पूछेगा कि 26 मई 1935 को कौन से हत्याकांड के याद में, इसकी स्मृति में किसान दिवस मनाया गया? तो वो कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र में। तो वो और वेद मगाराम की गिरफ्तारी पर मनाया गया, तो वो कहां पर? वो 1 साल पूरा हो गया था वेद मगाराम का, वो बीकानेर के अंदर। ठीक है, हाँ 7 जुलाई को मनाया था। 7 जून 1946। 7 जुलाई और 7 जून को तो 1 साल पूरा हो गया था। अगले दिन, हाँ अगले दिन 7 जुलाई को बीरबल दिवस का एक दिन बाद वाला जो अच्छा बीरबल दिवस एक दिन बाद नहीं था। 17 जुलाई को था बीरबल दिवस 1 जुलाई को 17 जुलाई सुन लो 1 जुलाई 1946 को बीरबल की मृत्यु हुई और 17 जुलाई 1946 को उसकी स्मृति में बीरबल दिवस मनाया। जबकि वेद मगाराम को जो होता वो जून 1900 कब गिरफ्तार किया गया? उनको 45 में। ठीक है, कब गिरफ्तार किया गया? 6 जून 1945 को। और उसके 1 साल बाद 6 जून 1947 को जब पूरा 46 को जब ये गिरफ्तार किया गया था, जैसे हाँ 1 जून 1945 में वेद मगाराम को गिरफ्तार किया, सॉरी 6 जून को, और 6 जून 1946 को जब पूरा 1 साल हो गया तो अगले दिन 7 जून 1946 को क्या मनाया गया? वो मनाया गया था 7 जुलाई, जुलाई हाँ जुलाई ठीक है, बाकी सारी डेट सही है। ठीक है, 7 जुलाई, सॉरी जुलाई है। ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है ये कौन सा आपका? बीकानेर वाला किसान दिवस है। जबकि अपन किसकी बात कर रहे हैं? शेखावाटी किसान की बात कर रहे हैं। वो किसकी स्मृति में? कूदन हत्याकांड। और क्या बात आती है यहाँ पर? और क्या बात आती है? एक बात आती है कि इस हत्याकांड की चर्चा कहां पर हुई है? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी लंदन का जो निम्न सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, उस हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी क्या हुई है? चर्चा हुई है। दूसरा, इसके प्रकाशन कहां पर हुआ है? लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में। तो इसका प्रकाशन जो था लंदन के डेली हेराल्ड, कौन सा समाचार पत्र है? डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में जो था इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। तो ये बातें आप याद रखना। कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हुए। कूदन नामक स्थान जो था वो सीकर में है। धापी देवी नामक महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से इनकार किया। उसकी प्रतिक्रिया में जब कैप्टन वेब और पुलिस अधिकारी मोहम्मद हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई तो 4 किसान शहीद हो गए। चेतराम यहाँ हो जाएगा, टीकूराम हो जाएगा, तुलसाराम हो जाएगा और आशाराम हो जाएगा। ये 4 किसान शहीद होते हैं। इस घटना की स्मृति में 26 मई 1935 को एक महीने बाद जो दिवस मनाया जाता है उसे किसान दिवस कहते हैं। इस घटना के बारे में चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई और इसका प्रकाशन जो होता है लंदन के डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में भी हुआ था। याद रह जाएगा। यह आपका हो गया कूदन हत्या। तो 4 हत्याकांड आपको मैंने एक साथ में बता दिए। कौन कौन सा? एक हत्याकांड मतलब 4 घटनाएं। एक तो आपका कटरा थल सम्मेलन, वो कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ? डेट क्या है? 25 अप्रैल 1934। फिर अपन ने कौन सा पढ़ा? जयसिंहपुरा कांड। जयसिंहपुरा कांड कब हुआ? 21 जून 1934 को। फिर अपन ने कौन सा पढ़ा? कुड़ी कांड। कुड़ी कांड कब हुआ? कुड़ी कांड आपका हुआ 22 मार्च 1935 को। और फिर अपन ने कौन सा पढ़ा? कूदन हत्याकांड। और कूदन हत्याकांड कब हुआ? तो ये क्रम भी याद रखना, अगर किसी एग्जाम में क्रम पूछ ले, ये क्रम कब हुआ? 25 अप्रैल 1935 को। तो ये क्रम भी आप क्या कर लेना? अच्छे से याद कर लेना। अब 2-3 छोटी मोटी घटना और आपका शेखावाटी किसान आंदोलन पूरा हो जाएगा। क्या घटना है देख लेते हैं। ठीक है, घटना जो होती है वो क्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक घटना आती है 1939 की, उसके बाद में अपन इसको वाइंड अप करते हैं। 1939 में याद रखना 2 महिलाओं के नाम झुंझुनू में 2 महिलाओं के नाम याद रखना है। एक का तो नाम है राम प्यारी, एक का नाम क्या है? राम प्यारी, और दूसरी का नाम है फूला देवी। इनके नेतृत्व में महिलाओं ने, इनके नेतृत्व में जो है महिलाओं ने क्या किया था? सत्याग्रह जुलूस निकाला। सत्याग्रह जुलूस। तो सवाल अगर कई बार क्या होता है? जुलूस। ठीक है, तो सवाल अगर कई बार आपके
बड़ी जो महिला नेता है जिसमें किशोरी देवी और दूसरी अपन उत्तमा देवी से ना पूछकर इन दो महिलाओं से पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए इनका संबंध कहां से है। इनका संबंध है शेखावाटी किसान आंदोलन और शेखावाटी में भी कहां से, झुंझुनू से। 1939 में इन दोनों महिलाओं ने जो होता है उनके नेतृत्व में सत्याग्रह जुलूस निकाला। अब इस आंदोलन का वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। तो आंदोलन में अब खत्म करने के लिए एक संस्था की एंट्री होती है और उस संस्था का नाम क्या है आपका, जयपुर प्रजामंडल। उस जयपुर प्रजामंडल की चर्चा करें क्योंकि ये सारा हो का रहा है घटना। अपन जो शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं किसके अधीन है, जयपुर रियासत के क्या है, अधीन है। अब क्या होता है, जयपुर जो प्रजामंडल है उसका गठन तो बहुत पहले हो गया था राजस्थान में। सबसे पहले कब हुआ बताओ, 1931। कपूर चंद पाटनी जो है वो 1931 में उसका गठन हो चुका है, लेकिन वो क्या हो जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है। काफी लंबे समय तक वो निष्क्रिय रहता है। फिर 1938 में मान लो आप कि वो वापस जागता है, उसका पुनर्गठन होता है। और 1938 में जब पुनर्गठन होता है तो इसका अध्यक्ष कौन बनता है, जमनालाल बजाज। गांधी जी के पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और जमनालाल बजाज को जब अध्यक्ष बनाया गया तो एक और नेता है यहाँ पर जिनका नाम है हीरालाल शास्त्री। इन हीरालाल, ये सवाल आया हुआ, ये सवाल पूछा गया। हीरालाल शास्त्री के प्रयास से जो शेखावाटी किसान सभा है, शेखावाटी किसान सभा या शेखावाटी जाट सभा, इस शेखावाटी जाट सभा का विलय कर दिया। और इसका विलय मतलब मिला दिया। कहाँ मिला दिया इसको, जयपुर प्रजामंडल में। ये सवाल पूछा गया कि किसके प्रयासों से शेखावाटी जाट सभा का विलय किसमें हो गया, जयपुर प्रजामंडल में। किसके प्रयासों से हुआ, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। वर्ष 1938 में, 1938 में। कब हुआ, 1938। बाद में क्या होता है, 1947 में जयपुर प्रजामंडल की 1947 में जयपुर प्रजामंडल की क्या बनती है, उत्तरदायी सरकार बनती है। यानी कि प्रजातंत्र की उत्तरदायी सरकार बनती है। और उत्तरदायी सरकार बनते ही किसके प्रयास से, फिर से हीरालाल शास्त्री, ये इस समय अध्यक्ष होते हैं इसके, हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष, तथा जो राजस्व मंत्री है उसका नाम है टीकाराम पालीवाल, जो बाद में क्या बनेंगे राजस्थान के, दोनों ही क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं बाद में। तो टीकाराम पालीवाल जो उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर है, राजस्व मंत्री है, इनके प्रयासों से क्या हो जाता है, इनके प्रयासों से आंदोलन क्या हो जाता है, शेखावाटी आंदोलन समाप्त हो जाता है। शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त होता है। शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त। तो ध्यान से समझो, आंदोलन क्या हो गया आपका, समाप्त हो। तो इसमें सब कुछ अपन ने शामिल कर दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये लास्ट वाली घटना है। जयपुर प्रजामंडल का गठन तो 1931 में हो चुका है, लेकिन उस समय जयपुर प्रजामंडल क्या चला जाता है, सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। कपूर चंद पाटनी ने इसकी स्थापना कर दी है, राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल ये बन चुका है, लेकिन इसको वापस ऊर्जा भरते हैं, इसको पुनर्गठित कौन करता है, जमनालाल बजाज, ठीक है। 1938 में जमनालाल बजाज इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। हीरालाल शास्त्री जो इसी जयपुर प्रजामंडल का एक नेता है, उस हीरालाल शास्त्री के प्रयास से ये सवाल पूछा गया है कि किसके प्रयास से शेखावाटी किसान जाट सभा या शेखावाटी किसान सभा या शेखावाटी जाट सभा का विलय किसमें किया गया, जयपुर प्रजामंडल में। कब किया गया, 1938 में। किसके प्रयास से, हीरालाल शास्त्री। और बाद में जब प्रजामंडल का देखो 3-4 चीजें होती है, एक होता है किसान आंदोलन, एक होता है जनजातीय आंदोलन, एक होता है प्रजामंडल आंदोलन। किसानों की मांग पूरी करना, किसानों का शोषण दूर करना, इसके लिए जो आंदोलन हुए वो कौन से हुए, किसान आंदोलन। जनजातियों का जो शोषण हो रहा था, जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो आंदोलन हुए वो आंदोलन कौन से, उनकी बुरी रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए जो आंदोलन हुए वो आंदोलन कौन से थे, आपके जनजातीय आंदोलन। और राजा से, राजतंत्र से गद्दी को प्रजा के हाथ में देना, यानी डेमोक्रेसी लाने के लिए ऐसी सरकार जिसमें जनता से ही चुने हुए लोग हो, इसके लिए जो बने वो कौन से आंदोलन हुए, प्रजामंडल। तो प्रजामंडल आंदोलन का मेन फोकस ही क्या था, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो जनता की बात सुने और जनता के अंदर से ही चुने हुए लोग। आज क्या होता है, यही होता है, हमारे बीच में से चुन के ही एक एमएलए बनता है, एक एमपी बनता है, एक पीएम बनता है, एक सीएम बनता है, बनते ना। तो वैसी उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग किसने की थी, प्रजामंडलों ने।
और उसमें जयपुर प्रजामंडल की जब उत्तरदायी सरकार बन जाती है, जब अध्यक्ष बन जाता है हीरालाल शास्त्री, जब टीकाराम पालीवाल राजस्व मंत्री होता है, उस समय ये सवाल भी पूछा गया कि किसके प्रयास से शेखावाटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो अगर एक ऑप्शन में दोनों ही आ जाए तो आप क्या आंसर दोगे? अगर मान लो ये दोनों ही ऑप्शन में है तो आपका मेन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हीरालाल शास्त्री। ये हो गया सर जयपुर प्रजामंडल आपके, यानी कि जयपुर के किसान आंदोलन और उसमें आपके शेखावाटी किसान आंदोलन पूरा हो गया। 2-3 बातें और लिखेंगे, ठीक है? बस अब बातें लिखनी है, कुछ फैक्ट है वो फैक्ट लिखा दो, बाकी कहानी जो बताने वाली है वो तो पूरी आपको बता दी। बस अब प्रमुख नेताओं के नाम लिख लो, और कोई नेता अगर रह गया हो तो उसकी बात कर लेते हैं। प्रमुख नेता में आपको याद रखना है, एक तो कौन था? ठाकुर देशराज सिंह। ठाकुर देशराज सिंह, इसकी अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक है मास्टर चंद्रभान, मास्टर चंद्रभान, इसकी भी अपन क्या कर चुके हैं? चंद्रभान सिंह, इसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं। एक नेता आता है जिसका नाम आता है नेतराम गोरीर, नेतराम गोरीर, ठीक है? नेतराम गोरीर, इसका नाम याद रख लेना। एक नाम आता है नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। एक नाम आता है सरदार, ये नाम याद रखने पड़ेंगे, सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह, ठीक है? एक नाम आता है आपका सरदार हरलाल सिंह। एक नाम आता है पन्ने सिंह बाटड़ा, बाटड़ा नऊ, ठीक है? एक अपने नाम आता है हरू सिंह, ठीक है? हरू सिंह पलथाना, ठीक है? हरू सिंह पलथाना। और कौन था? ये थे मेन तो, ठीक है? ये मेन तो आपके। एक एक नाम आता है आपका ताड़केश्वर, ताड़केश्वर शर्मा। एक नाम आता है गोरू सिंह कटराथल। ये कुछ नाम याद रख लेना जो आपके इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इसमें छोटा जिसके बारे में देशराज सिंह के बारे में बता चुका हूँ। देशराज सिंह का संबंध कहाँ से था? भरतपुर से था। भरतपुर का जाट नेता था। इसकी पुस्तक की अपन ने बात कर ली थी जाट इतिहास, और इसके 3 समाचार पत्रों की बात करी थी, राजस्थान संदेश और 2 समाचार पत्र आगरा से थे, जिसमें एक गणेश नामक समाचार पत्र था और एक जाट जगत नामक समाचार पत्र था, ठीक है? मास्टर चंद्रभान सिंह वो व्यक्ति था जिसको जाट प्रजापति महायज्ञ के दौरान सीकर में शिकर ठिकाने की नीतियों का विरोध करने के कारण जेल में डाला गया था। 51 रुपए का जुर्माना और 6 सप्ताह की क्या हुई थी? जेल हुई थी। नेतराम सिंह गोरी ये भी एक प्रमुख नेता थे। इनकी पुत्री बाद में जो कमला बेनीवाल, आपने नाम सुना होगा, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके कमला बेनीवाल। राजस्थान में पहली महिला मंत्री जो होती ना वो कमला बेनीवाल थी, वो इनकी बेटी थी, तो याद रखना। एक नरोत्तम लाल जोशी, ये राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। प्रथम वीएस लिखरम विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष। और एक इनका काम मैंने और बताया था, कौन बताएगा? जकात आंदोलन, शेखावाटी जकात आंदोलन किसने किया था? शेखावाटी जकात आंदोलन। जकात क्या था, कौन बताएगा? फटाफट मुझे बता दो। जकात क्या लिया? अन्य राज्यों से कानून में आयात निर्यात पे जो कर लिया जाता था, मतलब शेखावाटी क्षेत्र को छोड़कर उससे बाहर जाकर आप कुछ भी चीज लाते हो या बेचते हो, आयात निर्यात करते हो, तो उस पर जो टैक्स लिया जाता था वो क्या टैक्स था आपका? वो था ज़कात का। एक नाम है सरदार हरलाल सिंह। ये हरलाल सिंह का संबंध था झुंझुनू से, झुंझुनू के हनुमान, इसका सवाल आया होगा, झुंझुनू के हनुमानपुरा। कहां से संबंध है? झुंझुनू के हनुमानपुरा से संबंध है। इनकी एक संस्था थी जिसका नाम था, संस्था का नाम था विद्यार्थी भवन। क्या नाम था? विद्यार्थी भवन। और जो क्या था? किसान आंदोलनों की गतिविधियों का केंद्र था। किसान आंदोलन की गतिविधियों का केंद्र था, गतिविधियों का केंद्र। देखो ये आंदोलन इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें समय लिया है। एक सरदार हरलाल सिंह, पन्ने सिंह बाटड़ा नौ हो गया, हरू सिंह पलथाना हो गया, गोरू सिंह कटरातल हो गया, ताड़केश्वर शर्मा। इनका एक समाचार पत्र है जिसका नाम है गणेश। अभी आप बोलोगे सर गणेश समाचार पत्र तो आपने देशराज सिंह का बताया,
ये इसमें सहयोगी आगरा से आता था और 2 लोग हैं इसमें, एक तो ये और दूसरे इनके साथ में और कौन है, ठाकुर देसराज सिंह। तो दोनों नाम याद रखना, ठाकुर देसराज सिंह भी याद रखना। और गणेश नामक समाचार पत्र आगरा से प्रकाशित होता था और सहयोगी कौन थे इसमें, ठाकुर देसराज। एक इनका और समाचार पत्र है जिसका नाम है ग्राम। यह हस्तलिखित समाचार पत्र था, हाथ से लिखा जाता था, हस्तलिखित समाचार पत्र था, हस्तलिखित, और इसका नाम क्या था, ग्राम। तो ये आपका जो है शेखावाटी किसान आंदोलन पूरे तौर पर कंप्लीट हो गया। हल्के हाथों एक बार शॉर्ट रिवाइज करेंगे, फटाफट देखेंगे। जयपुर रियासत के अधीन शेखावाटी किसान आंदोलन आता है। 1922 से लेकर 1947 तक ये आंदोलन चलता है। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों को अपन शामिल करते हैं। इस क्षेत्र में जयपुर के कछवा वंश के शाखा है शेखावत, वो जागीरदार हुआ करते थे और सर्वाधिक जाट जाति के किसान यहाँ पर पाए जाते थे। इनमें 2 जो आंदोलन हुए, एक सीकर किसान आंदोलन और एक झुंझुनू के ठिकानों में किसान आंदोलन। सीकर एक अर्ध स्वायत्त ठिकाना था जहाँ के ठिकानेदार के पास में बहुत सारे विशेषाधिकार थे और जयपुर रियासत के साथ इसके क्या थे, एग्रीमेंट थे। जयपुर रियासत के पूर्ण रूप से अधीन नहीं था। जबकि झुंझुनू के जो 5 प्रमुख, जिन्हें पंच पाणे कहा जाता है, झुंझुनू के एक शासक हुए थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह 1730 के आसपास, जिनकी मृत्यु के बाद में उनके टोटल 6 बेटे थे, लेकिन एक बेटे की डेथ हो जाती है। तो 5 बेटों के बीच में बराबर ठिकाने की जागीर को बांटा जाता है, जिसे पंच पाणे कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की लगभग 75% जो जागीर भूमि है वो इन पंच पाणों में आती थी। पंच पाणों के नाम से सवाल पूछा जाता है। बिसऊ है आपका, डूंडलोद है, नवलगढ़ है, इसके अलावा आपका मंडावा है और मलसीसर है। ये नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े अपन ने कि इस शेखावाटी क्षेत्र में जो किसान आंदोलन है, उससे पहले लोगों में, किसानों में जन जागृति की संस्था का नाम क्या है, अमर सेवा समिति, जिसका गठन 1918, कुछ किताबों में 1922 भी मिलता है, तो आप लेके मत आना, ठीक है। 1918 में गठन हुआ और इस सेवा समिति ने 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता द्वारा इस संगठन का क्या किया गया, स्थापना की गई। इसके लिए मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को जेल भी जाना पड़ा। खेतड़ी के ठिकानेदार अमर सिंह ने उन्हें जेल में भी डाला, 23 दिन तक जेल में रहे। बाद में चांदकरण शारदा के कहने पर इनको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और इन्हीं को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है और चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ये संस्था क्या करती थी, किसानों में जन जागृति का काम करती थी, किसानों में अकाल के समय अकाल राहत का काम करती थी। साथ ही साथ ये संस्था जो होती वो सामंती व्यवस्था के विरुद्ध क्या करती थी, विरोध करती थी। किसानों में वो बातें पहुंचाती थी कि किस प्रकार से आपका शोषण हो रहा है। अब यहाँ पर आंदोलन के कारण क्या क्या है, बेगार व्यवस्था, लाटा कूटा जिसे लुटेरी व्यवस्था भी यहाँ पर कहा जाता था, अधिक भू राजस्व है, जातीय भेदभाव है, जकात कर है और एक मैंने बताया था अनुचित भूमि बंदोबस्त। अनुचित भूमि बंदोबस्त का मतलब है यहाँ जरी फीते का गलत प्रयोग किया गया था। जो जरी फीता 165 फीट का होता उसे 82.5 फीट का मापन किया, जिससे बीघों की संख्या बढ़ गई थी और प्रति बीघे पर 2 आना जो होता है वो कर अधिक लिया गया, जिसको अधिक इजाफा उस कर में किया गया, वो भी अपन को क्या इजाफा कर कहते हैं उसको। तो वो इजाफा मतलब बढ़ोतरी होता है, ठीक है ना। तो बढ़ोतरी कर दी गई कर में, जो कर भी यहाँ से लिया गया। आगे बढ़े अपन, ये किसान आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ, इस किसान आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ, ये सवाल आया हुआ है। शेखावाटी किसान आंदोलन का श्री गणेश या शुरुआत कहाँ से हुई है, वो हुई है सीकर से। कब हुई है, 1922 में हुई है, 1922 में। क्यों हुई, यहाँ के राव राजा थे जिसका नाम था कल्याण सिंह, नया ठिकानेदार बना, बोला मेरे पिता का खर्चा जो मर्तन जो हुआ उसका खर्चा मृत्यु भोज में खा के तो चले गए तुम लोग, खर्चा दो उसका। दूसरा क्या बोल दिया उसने कि दाह संस्कार में भी बहुत सारा खर्चा हुआ, आसपास के लोगों को बुलाया, वो दो, मेरी बढ़िया सी तलवार लाई है उसका खर्चा दो, तलवार बंधई का। साथ ही साथ और भी छोटे मोटे जो कर थे, और करों में कितना बढ़ा दिया इजाफा, 25 से 50% तक क्या कर दिया, बढ़ोतरी कर दी। जब उसने आश्वासन दिया कि 1 साल ही लूंगा, अगले साल से इन करों को क्या कर दूंगा कम, लेकिन नहीं किया। 1923 में भी बढ़ी हुई कर। अब किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन को तीव्र कर दिया और किसान चले गए इसकी शिकायत करने जयपुर के महाराजा के पास, मान सिंह सेकंड के पास। माधो सिंह की डेथ हुई थी वहां पर जयपुर में भी सेकंड की, और मान सिंह सेकंड नए राजा ही बने थे। उनके पास में गए, उनके पास में जाकर समस्या बताई। तब उन्होंने एक राजस्व अधिकारी, एक राजस्व मंत्री या महकमा खास के अध्यक्ष R.I. क्लेंसी को वहां पर भेजा
उस आर आई ग्रैंसी ने बोला भाई कर कम कर दो, पुरानी दरों से कर वसूल लो, लेकिन राव राजा ने ऐसा नहीं किया। जब ऐसा नहीं हुआ तो किसान चले गए कहाँ पर, राजस्थान सेवा संघ के पास। राजस्थान सेवा संघ के पास गए तो दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। जब ये दोनों व्यक्ति आते हैं तो राम नारायण चौधरी इस आंदोलन से जुड़ते हैं। इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बना दिया और राम नारायण चौधरी ने यहाँ पर तरुण राजस्थान समाचार पत्र, जिसके ये एडिटर थे, संपादक थे और साथ ही साथ राजस्थान सेवा संघ के ये मंत्री भी थे, तो इन्होंने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में शेखावाटी क्षेत्र की खबरों को छापा। इस आंदोलन का एक अच्छा वातावरण बना दिया। साथ ही साथ लेख लिखकर डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र को भेजे, जो लंदन से समाचार पत्र, उसमें भी इस आंदोलन की खबरें छपी। साथ ही साथ लंदन में जो हाउस ऑफ कॉमन से जो निम्न सदन है, वहां पर विपक्ष के नेता पैट्रिक लॉरेंस ने भी सवाल उठाए। अलग अलग सत्रों में कुल 9 सवाल उसके द्वारा पूछे गए। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया गया कि आप कुछ कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने जयपुर महाराजा पर दबाव बनाया, जयपुर महाराजा ने सीकर के राव राजा पर दबाव बनाया और सीकर के राव राजा को क्या कहा गया कि आप नया भूमि बंदोबस्त कीजिए। सीकर के राव राजा ने बोला ठीक है। उन्होंने नया भूमि बंदोबस्त करने से पूर्व भूमि मापन करवाने की अनुमति दी और भूमि मापन जब कराया तो उन्होंने जरीब फीते में 165 फीट के 1 बीघा के स्थान पर 82.5 फीट का 1 बीघा रख दिया। इससे बीघों की संख्या लगभग दुगनी हो गई और प्रति बीघे पर 2 आने कर लिया गया। किसानों को शुरुआत में इसका पता नहीं लगा, किसानों ने इसे अपनी प्रथम सफलता मान ली। परंतु जब 1928 के आसपास में उनको जब पता लगता है, ये 1925 के आसपास हुआ था घटना, 1928 में जब पता लगता है उनको, तब किसान फिर से आंदोलन को क्या करते हैं, तीव्र करते हैं और इस समय फिर राम नारायण चौधरी पर और तरुण राजस्थान पर कल्याण सिंह जो राव राजा है उसके द्वारा रोक लगा दी, आप सीकर में एंटर नहीं करोगे। जब रोक लगी तो आंदोलन धीरे धीरे डाउन होने लगा। तब एक नया जाट नेता सामने आया, भरतपुर का एक जाट किसान नेता, नाम है ठाकुर देसराज सिंह। इन्होंने, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इनका पुराना नाम जो है वो घासीराम मिलता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, जो ग्रंथ लिखा, उसका नाम है जाट इतिहास। इनके 3 समाचार पत्र है, राजस्थान संदेश एक समाचार पत्र है, जाट जगत एक समाचार पत्र और गणेश एक। पीछे के 2 जो समाचार पत्र गणेश और जाट जगत आगरा से प्रकाशित होते थे और जाट जगत जो समाचार पत्र था वो कैसा था, साप्ताहिक समाचार पत्र। इन्होंने 1931 में अखिल भारतीय जाट क्षेत्रीय महासभा की तर्ज पर इन्होंने राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का क्या किया, गठन किया। फिर 1931 की है, 32 में अखिल भारतीय जाट महासभा का झुंझुनू में 23वां अधिवेशन हुआ, जिसमें 60,000 जाट इकट्ठे हुए और इन्होंने यहाँ से प्रेरणा लेकर खुद ने जो संस्था स्थापित की है 1931 में, जिसका नाम है राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, इसका पहला अधिवेशन कराया। पलथाना सीकर में प्रथम अधिवेशन 1933 में करवाया, जहाँ पर किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम अगले साल क्या कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, जिसमें दूर दराज से जाट समुदाय के किसानों को या अन्य किसानों को भी हम क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे। जब 1934 में 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ किया जाता है और ये जाट प्रजापति जो महायज्ञ किया जाता है बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। इस पूरे आयोजन का जो आयोजक है वो ठाकुर देसराज सिंह, जो प्रधान पुरोहित है उस पुरोहित का नाम है खेमराज शर्मा और जो आहुति दाता है, जो यज्ञमान है, उसका नाम है कुंवर हुकम सिंह। ये 7 दिन तक ये यज्ञ चला था, जो 20 से लेकर 26 जनवरी 1934 तक चला था। इसके बाद में कुंवर हुकम सिंह को हाथी पर बैठकर पूरे सीकर में घुमाया गया। पहले तो सीकर के राव राजा ने इसका विरोध किया, बाद में जयपुर महाराजा के कहने पर क्या बोला कि ठीक है, ऐसा होने दो। इसी घटना के दौरान वहां के एक नेता हैं चंद्रभान सिंह, उन ठाकुर चंद्रभान सिंह, और या फिर आप ये बोल सकते हो एक व्यक्ति और आता हरि सिंह। इन्होंने सीकर की जो नीतियां थी, सीकर टिकाने की नीतियों का विरोध किया। जब इसका विरोध किया गया तो फिर ठाकुर चंद्रभान सिंह जो है, उस ठाकुर चंद्रभान सिंह को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। उसको 6 सप्ताह तक जेल और 51 रुपए पर उसको जुर्माना लगा दिया। आई बात समझ में। अब घटनाक्रम आगे बढ़ता और एक नया घटना आती है जिसका नाम है कटरा थल सम्मेलन। ये सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। क्यों हो रहा है ये सम्मेलन? कटरा थल सीकर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सीहोर ठिकाना है जहाँ का एक सामंत है मान सिंह, जो एक जगह है, मैंने गांव का नाम नहीं लिखा है, सोथिया का वास, ये भी आप लिख देना। सोथिया का वास एक गांव है। कौन सा गांव है? सोथिया का वास। यहाँ गांव में ये जाता है और इस गांव में महिलाओं के साथ इसने क्या किया, दुर्व्यवहार किया। इसके विरोध में कटरा थल के अंदर टोटल 10,000 महिलाएं क्या होती है, इकट्ठी होती है। उनका अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है किशोरी देवी, जो कौन है, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी है।
हरलाल सिंह दुलार की ये क्या है, पत्नी है। और जो मुख्य वक्ता, जो मेन स्पीकर है, जो स्पीच देती है, उसका नाम है उत्तमा देवी, वो ठाकुर देसराज सिंह की पत्नी है। और यहाँ पर अन्य महिलाओं में दुर्गावती और रुक्मा देवी का मैंने नाम बताया, वो भी आप याद रख लेना। कहाँ से संबंधित है, कई बार कटरा थल से संबंधित 3 तो ये महिला दे दे, एक अलग दे दे तो आप थोड़ा सा पहचान पाओगे। कटरा थल सम्मेलन के बाद में अब ये तो सीकर किसान आंदोलन की घटना थी, एक में झुंझुनू की भी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि अपन ओवरऑल क्या पढ़ रहे हैं, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो झुंझुनू की जो घटना है उसमें एक घटना है जिसका नाम है जयसिंहपुरा कांड। 21 जून 1934 यहाँ पर सियोट का एक ठाकुर होता है जिसका भाई है, सियोट के सामंत का भाई है जिसका नाम है ईश्वर सिंह, और वो यहाँ पर खेत में खेती कर रहे किसानों पर क्या चला देता है, गोलियां, जिसमें किसान मारे जाते हैं। और इस घटना को क्या याद रखना, राजस्थान का एकमात्र हत्याकांड जिसमें हत्यारों को क्या मिली सजा और 1.5 वर्ष की इनको क्या मिली सजा। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च 1935 के अंदर किसानों में और जागीरदार में एक समझौता होता है, और ये जो समझौता करवाता है शेखावाटी किसान आंदोलन में, इन समझौते में 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक तो नाम आता है सर छोटू राम चौधरी और दूसरा नाम आता है रतन सिंह। छोटू राम चौधरी का संबंध पंजाब प्रांत से और रतन सिंह का संबंध भरतपुर प्रांत से। परंतु इस समझौते के कुछ ही दिन बाद, 7-8 दिन बाद में 22 मार्च 1935 को एक और घटना घटित होती है जिसको खुड़ी कांड कहते हैं। जाट व्यक्ति की जो होती है शादी होती है, और दूल्हे को जब घोड़ी पर बिठाकर बारात जो होती है ठिकानेदार के घर के सामने से गुजर रही होती है तब विरोध होता है, और फिर 7-8 दिन यहाँ पर सामंतों और जाटों के बीच में जो संघर्ष होता है जिसमें पुलिस द्वारा बीच बचाव किया जाता है, कैप्टन वेब द्वारा जो लाठीचार्ज किया जाता है, उस लाठीचार्ज में 2 किसान नेता शहीद होते हैं। एक का नाम आता है सिंबू सिंह और एक का नाम है रत्नाराम बाजी। अगला जो कांड आता है उस कांड का नाम आता है कूदन हत्याकांड। कूदन हत्याकांड कटरा थल से फिक्स 1 साल बाद में 25 अप्रैल 1935 को हुआ। कूदन नामक स्थान भी कहाँ पर पड़ता है, सीकर के अंदर पड़ता है। ये हत्याकांड इसलिए होता है क्योंकि धापी दादी नामक महिला द्वारा किसानों को कर देने से मना किया जाता है। फिर उसके बाद अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब या पुलिस अधिकारी मोहम्मद हुसैन द्वारा क्या चलाई जाती है, गोलियां, जिसमें 4 किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इन 4 किसानों के नाम है चेतरा, अपने तुलछाराम, टीपूराम और साथ ही साथ एक आ जाएगा आशाराम। ये किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इनकी स्मृति में 26 मई 1935 को क्या किया जाता है, एक किसान दिवस मनाया जाता है। याद रह जाएगा। इस घटना की सुर्खियां होती है वो कहाँ छपती है, दिल्ली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में, और इसकी चर्चा कहाँ होती है, दिल्ली हाउस ऑफ। सवाल पूछा गया है कि कौन से हत्याकांड की चर्चा दिल्ली के अपने लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, हत्याकांड पूछे तो कूदन हत्याकांड, किसान आंदोलन पूछे तो फिर शेखावाटी किसान आंदोलन। याद रहेगा, कूदन हत्याकांड की चर्चा हुई और शेखावाटी किसान आंदोलन की क्या हुई, चर्चा हुई। यहाँ तक पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आता है। फिर आंदोलन का अपन क्या कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं। वर्ष 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जमनालाल जी करते हैं। जमनालाल जी उसके अध्यक्ष बनते हैं, और हीरालाल शास्त्री के प्रयास से क्या होता है, शेखावाटी जाट सभा का विलय किसमें कर दिया गया, जयपुर प्रजामंडल में। 1947 में इस प्रजामंडल द्वारा, जयपुर प्रजामंडल द्वारा जिसकी उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष बनता है, नहीं वहाँ उस समय प्रधानमंत्री पोस्ट होती थी, वो बन जाए। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल बनते हैं, और इनके कहने पर फिर जाट किसान आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उनकी मांगों को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। आई बात समझे। 2-3 चीजें जो प्रमुख नेताओं की बात कर रहे थे, उनमें हमने सरदार हरलाल सिंह की बात करी, जिनका संबंध झुंझुनू से, झुंझुनू के हनुमानपुरा से ये संबंध रखते हैं। इन्होंने विद्यार्थी भवन की स्थापना करी थी, जो शेखावाटी क्षेत्र के किसान गतिविधियों का एक क्या था, आंदोलन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। एक हमने नरोत्तम लाल जोशी की बात करी, जिन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जकात किसान आंदोलन चलाया था। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो इन्हें राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष भी कहा जाता है। एक नाम अपन ने नेतराम सिंह गोरीर की बात करी थी, एक ठाकुर देसराज सिंह की बात करी, एक चंद्र सिंह की जो होते चंद्रभान सिंह की बात करी, एक ताड़केश्वर शर्मा जिनके 2 समाचार पत्र, एक तो ग्राम नामक हस्तलिखित समाचार पत्र, और एक गणेश जो आगरा से, जिसमें देसराज सिंह और दूसरा आपका कौन हो जाएगा, ताड़केश्वर शर्मा, दोनों ही क्या है, सहयोगी है। और चर्चा करी अपन ने हरू सिंह की बात करी, जो हरू सिंह पलथाना, उसकी बात करी। अपन ने गोरू सिंह कटराथल की बात करी। अपन ने पन्ना सिंह बाटाड़ा नव की बात करी। ये सब तो कौन है, यहाँ के नेता हैं, इनके नाम आप याद रखना। महिला नेताओं में 2 उधर किशोरी देवी और उत्तमा देवी तो है ही है, उसके अलावा 2 और महिला जो झुंझुनू के है, 1939 में उन्होंने भी क्या करा था, सत्याग्रह जुलूस निकाला था। उन दोनों का नाम है राम प्यारी और फूला देवी।
जिनके नेतृत्व में महिलाओं ने सत्याग्रही जुलूस निकाला था 1939। इस प्रकार आपका किसान आंदोलन क्या होता है?